हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर आपको मिलेंगी प्लेसेस इन न्यूज़ का एक कंपाइलेशन। इस पूरे महीने की सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन, जहां पर हम हर एक एरिया को डिस्कस करेंगे जो पिछले महीने न्यूज़ में रहा, उसकी रेलेवेंस और कैसे उसको रिवाइज करना है। आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन है। पहली, प्रीलिम्स आने वाला है तो कई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन को लेकर अब बहुत ज़्यादा सीरियस है कंपैरेटिवली प्रीलिम्स को लेकर। तो प्रीलिम्स को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट और रिवीजन टाइमली हो पाए। इसके लिए अगर आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना जो आपको कंप्लीटली प्रिपेयर कराए उस कोर्स के लिए, तो वो है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो हमारा लॉन्च हो चुका है। जिसकी खास बात यह है जहां पर दो चीज़ों पर फोकस है। एक, आप कोर्स को खत्म करेंगे और प्लस साथ साथ रिगरस प्रैक्टिस भी करेंगे। यानी इसके अंदर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपकी डेली प्रैक्टिस होगी, आपको जीएस का सीसेट का पूरा टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ और सेक्शनल, और साथ साथ आपको मिलेगी मेंटरशिप की वेबिनार जहां पर अपने सारे डाउट्स जो भी डिस्कशन है वो कर सकते हैं। और ये आपको इंग्लिश यानी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश मिक्स जैसे वीडियो है इस प्रकार से उपलब्ध होगा। ऑनलाइन मीडियम पे उपलब्ध है। ये एडमिशंस ओपन है। ये केवल 7,999 रुपए से ही कोर्स स्टार्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी एक ऐसा कोर्स है पावर प्रेप कोर्स 2.0 जहां पर आपको क्लासेस भी मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं, और आपको वेबिनार के थ्रू आपके जो भी एडिशनल डाउट्स हैं, मेंटरशिप आपको चाहिए, वो सब प्रोवाइड की जा रही है। तो आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तो बात हो गई क्रैश कोर्स प्लस प्रैक्टिस की। लेकिन कोई अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं केवल उनको प्रैक्टिस अभी करना है, टेस्ट सॉल्व करने हैं, अपने आप को पूरी तरह तैयार करना है, तो उनके लिए हमारा सक्सेसफुल रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है 2.0। पिछले बार भी काफी सक्सेसफुल रहा था ये। इसमें आपको मिलेगा क्या, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम पूरा का पूरा, डेली प्रैक्टिस और लाइव वीडियो सॉल्यूशंस, जीएस और सीसेट की टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। इसमें आपको मेंटरशिप का वेबिनार यहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल रहा है, आप ऑफलाइन आके टेस्ट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम यहाँ पे उपलब्ध हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोर्स जो है केवल 3,999 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखिए, दो, एक आरपीपी यानी रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम और एक पावर प्रेप जहां पर प्रैक्टिस भी और क्लासेस भी क्रैश कोर्स के साथ आपको मिल रही हैं। तो इन दोनों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। इधर आपको क्या करना है, इस वर्ल्ड मैप पे जो भी लोकेशन हम पढ़ेंगे उसको या तो अपने एटलस में या अपने मैप में आइडेंटिफाई कर लेना है कि अगर आपको वापस आके रिवाइज करना पड़े तो आप एक ही इमेज से या एक ही एटलस में जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको रिवाइज कर पाए। क्योंकि हम बार बार हफ्ते हफ्ते रिवाइज करते हैं तो जो भी लोकेशन है वो अपने आप हमें याद हो जाती है उनको देख कर ही। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑलवेज लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से नॉट करेक्टली मैच्ड है। ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ऑल थ्री, ओनली थ्री, ऑल फोर, क्या क्या नॉट करेक्ट है। वेम्बनन, देवर, अष्टमुडी और वुलर। बहुत सिंपल है। यहां अगर आप वुलर पे फोकस करो तो भाई ये कश्मीर में है, लद्दाख में तो है नहीं। तो सिंपली आप देख सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। प्लस पूरी डिटेल में यहां दी हुई है कि वेम्बनाड जो लॉन्गेस्ट लेक है कहां पर है, ऑब्वियसली केरला में है, एक ब्रैकिश लेक है। दूसरी की बात हो गई जैसमन लेक, तेबर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज इन सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, उदयपुर राजस्थान में है। अष्टामुदी लेक केरला में है। चौथा जो हम बात करें थे वुलर लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक इन बांदीपुर इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन लद्दाख। तो आपको पता लग गया आंसर क्या है। केवल एक ही इनकरेक्ट है, फोर्थ वन, बाकी सारे करेक्ट थे। तो इट इसलिए ए इज योर आंसर। न्यूज में इसलिए था कि स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है कि भाई इलीगल डिस्चार्ज ऑफ बायो वेस्ट जो यहाँ हो रहा है अष्टमुदी में, जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, इसको कम करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूएन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर स्टेट्स। Intergovernmental organizations can seek observer status in the UN General Assembly. Permanent observers in the UN General Assembly can the UN maintain missions at UN headquarters. It is headquartered in Geneva, Switzerland. Which of the following are incorrect? इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया, या ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज इस हफ्ते हमारे पास प्लेसेस न्यूज़ में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन ज़रा डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि कई जगह बहुत न्यूज़ में है। साउथ कोरिया, सीरिया, इनको डिटेल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के साथ जो बात करता है साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया में क्या हुआ, साउथ कोरिया ने डिक्लेयर कर दी है, उनके प्रेसिडेंट ने
बोला कि भाई दुनिया में बहुत टेंशन है, हमारे देश में भी बहुत टेंशन है। उनको लगा या उनको ऐसा लगा कि उनकी देश पे नॉर्थ कोरिया की नज़र पड़ चुकी है, खतरा हो सकता है, तो मार्शल लॉ लेके आ जाते हैं, इमरजेंसी लागू कर देते हैं। असल में नॉर्थ कोरिया की नज़र हो या ना हो, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही थी, जो रेटिंग्स थी उनकी पॉपुलैरिटी की वो गिरती जा रही थी। इसी को देखकर वो हैरान थे कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा भाई हम इलेक्शन हारे, इससे पहले मार्शल लॉ लगा देते हैं। उन्होंने मार्शल लॉ अनाउंस किया। उनकी पार्लियामेंट नेशनल असेंबली कही जाती है, वहां से 6 घंटे तक वो मार्शल लॉ रहा। उसी बीच में वहां पर अपोजिशन लीडर्स जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा के उस मार्शल लॉ को कैंसिल भी करवा दिया, और जो उनकी पावर्स थी वो चली गई एज मार्शल लॉ में जो लगती थी। तो ये 6 से 7 घंटे तक ही वहां पर इमरजेंसी या मार्शल लॉ रहा, क्योंकि उस पीरियड में ही लोगों ने आके पार्लियामेंट को या नेशनल असेंबली को घेर लिया। अपोजिशन लीडर्स ने, मिलिट्री भी आ गई थी वहां, उनको कूद के मिलिट्री लीडर्स अंदर गए, रेजोल्यूशन पास कराया और इसको कैंसिल किया। तो ये डेमोक्रेसी की जीत भी दिखाता है एक तरह से, कैसे प्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हो सकती है अगर लोग सजग रहें और जागरूक रहें। तो अब यहां पर सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक जो फैक्टर है उसको कमजोर करने के लिए बाहर की ताकतें जोर लगा रही, इसलिए ऐसी दिक्कत है। लेकिन उनकी खुद की गिरती पॉपुलैरिटी भी एक कारण थी। इनकी वाइफ पर के ऊपर आरोप लगाए गए करप्शन के, करोड़ों के बैग लेके घूम रही है, लाखों के, कई ऐसे करप्शन के आरोप लगे थे उन पे, उनके वाइफ के ऊपर भी, जिस वजह से काफी टाइम से वो संदेह के घेरे में थे और शायद इस बार इलेक्शन हार भी जाते। इसलिए वो अपनी पावर बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे। अगर आप साउथ कोरिया का इतिहास पढ़ोगे ना, तो वहां हर राष्ट्रपति को या तो जेल जाते हैं वो, या सुसाइड कर लेते हैं, या कुछ और हो जाता है, कुछ ना कुछ होता जरूर है। कुछ ही ऐसे बचे हैं जो आराम से जिंदगी जिया उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट है उनका, वहां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां की, वो इतना सारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं कि वो चीज़ों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं। अब बात आई साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया कहाँ लोकेटेड है, ये बॉर्डर किससे शेयर करता है? साउथ कोरिया केवल एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैंड वाला, विच इज नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ये पूरा कोरियन पेनिनसुला था। ये डीमिलिटराइज जोन है। ये जो है इसे कहते हैं 38th पैरेलल, जो यहाँ से गुजरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 38th पैरेलल कहाँ से गुजरता है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। डीमिलिटराइज जोन, डीएमजी लाइन अगर बोली जाए कहाँ है, तो वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जो असली अभी जहां पर आत्मसमर्पण या सीज फायर जहां पर हुआ था, वो लाइन जिसके इधर साउथ है उधर नॉर्थ है, वो डीएमजी है। 1950s में इनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था। नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया था, साउथ को यूएसए और वेस्ट कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। तो ये जहां रुकी लड़ाई वो जगह थी वो, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी कैपिटल है सोल। कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो आप याद रखिए कि जैसे माउंट हाला और जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड बहुत फेमस लोकेशन है साउथ कोरिया की। जेजू आइलैंड याद रखिए। यहाँ पर एक लोकेशन ये हो रही, कोरिया स्ट्रेट यहाँ से गुजरता है। कोरिया स्ट्रेट के पास यहाँ एक आइलैंड है छोटा सा, सुशिमा। ये असल में जापानीज आइलैंड है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। इधर है सी ऑफ जापान, इधर है येलो सी। तो अगर आपसे पूछा जाए साउथ कोरिया की लोकेशन कहां पर है, तो इट्स बिटवीन येलो सी एंड सी ऑफ जापान, ठीक है। तो इनके जस्ट इधर जापान है, इधर आपका नॉर्थ कोरिया आ गया, इस साइड चाइना आ गया, ठीक है। एक कोर लोकेशन है इनकी। अब अगर हम इसी इमेज में दोबारा देखें, रिवर्स भी है कुछ, जैसे ग्योम रिवर काफी फेमस है, हैन रिवर काफी फेमस है यहाँ पर, नक्तोंग रिवर काफी फेमस है। तो कुछ जो एक दो नाम है वो आपको याद रहने चाहिए। माउंटेन्स यहाँ पर एक बहुत फेमस है, सोबेक माउंटेन्स, सोबोइक माउंटेन्स और ग्योंगयांग माउंटेन्स। ये उतने रेलेवेंट भी नहीं, याद रख भी नहीं पाओगे। तो मेजरली जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, कोरियन स्ट्रेट, येलो सी, सी ऑफ जापान, वो कहाँ पर है? इनकी राजधानी सियोल और जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड के साथ ही चेजू स्टेट भी है, चेजू स्टेट, जेजू आइलैंड इज पार्ट ऑफ कोरिया। ये कम से कम इतना याद रखो, ये रेलेवेंट है, ठीक है। 38th पैरेलल कहाँ पर है, डीएमजेड कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन था तेबेक माउंटेन्स, यहाँ पर तेबक माउंटेन्स है, ये एक याद रख लेना। इतना तो कम से कम याद रहना ही चाहिए आपको, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है रिसेंट सीरिया के बारे में। सीरिया में एक मिलिटेंट ग्रुप्स ने अचानक से हमला बोला और सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। उस शहर का नाम क्या है? पहली बात, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है डेमेस्कस। उनका दूसरा सबसे बड़ा शहर है अलेप्पो। तो उनके दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो के ऊपर हो गया है कब्जा एक ग्रुप का, जिसका नाम है हायत तहरीर अल शम या HTS। ये एक ऐसा ग्रुप है कि कभी ये आईसिस का पार्ट हुआ करता था। आईसिस से टूट के कुछ लोग अलग हुए, फिर वो अलकायदा से जुड़े, अलकायदा से टूट के फिर एक अलग हुए, फिर एक और ग्रुप बनाया, तब जाके ग्रुप बना हायत तहरीर अल शम। और इसने
एलेप्पो के ऊपर भी कब्जा कर लिया और अब एक होम्स का इलाका है वहां बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सीरिया है, यहाँ पर है एलेप्पो का शहर जो टर्की के बॉर्डर के पास मिलता है। इस पूरे इलाके पे कब्जा करके अब धीरे धीरे वो फौज यहाँ तक आ रही है, विच इज होम्स का इलाका। ठीक है, ये सीरिया की कहानी होगी, यहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है वो हमें पहले पता होना चाहिए। इस सीरिया की ज्योग्राफी की अगर हम बात कर लें तो इसमें बिशरी माउंटेन्स है। ठीक है, ये बिशरी माउंटेन्स है, इधर बिशरी माउंटेन्स है, यहाँ पर एंटाई लबनन माउंटेन्स है। ठीक है, यूफ्रेटिस रिवर यहाँ से गुजरती है, लेक अल असद यहाँ से गुजरती है जो कि मैन मेड एक लेक बनाई गई थी। डेमास्कस शहर है इनका सबसे बड़ा, कैपिटल भी है, और एलेप्पो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इनकी है जिसके ऊपर अभी कब्जा हो गया है मिलिटेंट्स का। अब देखो, जब आप ज्योग्राफी में जाओ तो उनकी कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल राका। राका का इलाका जो है ये एक ऐसा शहर है जिस रीजन में है यहां पर कुर्द लोग रहते हैं, कुर्दिश पॉपुलेशन। तो ये कुर्दिश पॉपुलेशन के कंट्रोल में ये जगह है। और एलेप्पो, राका और इधर एक और हामा से ऊपर इदलिब प्रोविंस है, इदलिब राज्य के अंदर। तो इदलिब प्रोविंस कहां पर है, लटाकिया प्रोविंस कहां पर है, अलेप्पो कहां पर है, तल रिफात कहां पर है, ये सब सीरिया के अंदर है। तो ना थोड़ा इसको थोड़ा समझते हैं कि यहां पे क्या चल रहा है। पहले समझो सीरिया की कहानी। ये ग्लोबल मैप है, ठीक है। ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री, शिया का दबदबा। इराक एक ऐसी कंट्री जहां पर शिया सुन्नी ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 पर पॉपुलेशन बराबर है। यहां पर भी शिया ग्रुप सब एक्टिव हो चुके हैं सद्दाम हुसैन के मरने के बाद से। सीरिया एक ऐसा देश जहां पर सुन्नीज आर इन मेजोरिटी, लेकिन जो रूलर है वो है असद अल बशर। असद खुद एक शिया है। ठीक, क्लियरली कनेक्शन दिख रहा है, इधर शिया, इधर शिया, इधर शिया। ठीक है, तो यहां पर ईरान कंट्री चाहेगा कि हमारा दोस्त यहां खड़ा रहे, शिया लीडर, ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग पावर बन सके। तो इराक में असद की पावर है और असद को हमेशा सपोर्ट कौन करता है, यहां से ईरान सपोर्ट करता है। जो एक एक शिया रूलर है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे शिया यहां रूल करेंगे सुन्नीज के ऊपर, तो जितने सुन्नी कंट्रीज हैं उनको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उनके विरोध में कौन कौन है, उनके विरोध में सऊदी अरेबिया हो गया, और सबसे बड़ा इनका एक दुश्मन यहां बैठा है टर्की। इनका एक दुश्मन यहां बैठा है इजराइल, और यहां इनका एक दोस्त भी बैठा है। उस दोस्त का नाम है हिजबुल्ला, कि हिजबुल्ला भी एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है। तो हिजबुल्ला, ईरान हमेशा असद को सपोर्ट करते हैं ताकि इनका दबदबा सीरिया के ऊपर बना रहे और एक शिया कंट्रोल का सिस्टम बना रहे। और इसी चक्कर में इन्होंने एक पूरा आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है कि आप ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान के भी रीजन में, लेबनान के ऊपर हिजबुल्ला का बहुत ज्यादा कब्जा है, तो ये पूरे रीजन में ईरान का दबदबा रहता है। इसी को देख के बाकी देश परेशान रहते हैं, खासतौर पर इनका नंबर 1 दुश्मन सऊदी अरेबिया, उसको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह असद का तख्ता पलट हो जाए। अमेरिका भी चाहता है असद का तख्ता पलट हो जाए। अगर अमेरिका चाहेगा कि असद का तख्ता पलट हो तो रशिया क्या चाहेगा, नहीं भाई तुम बने रहो। तो इसीलिए असद का वो अमेरिका को विरोध है तो रशिया का सपोर्ट है, और इसीलिए सीरिया में ये कहानी है। अब देखो, ये तो हो गई कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। इनके सपोर्ट में कौन कौन है, ईरान है, ठीक है, इनके सपोर्ट में कौन है, लेबनान में हिजबुल्ला है, इनके सपोर्ट में रशिया है, और इनके सपोर्ट में इराक के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। क्यों? क्योंकि शिया लीडर है असद। यहां पर वो रिलीजियस वाला कार्ड आ जाता है, शिया सुन्नी वाला। रशिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका इनका दुश्मन है। ये तो हो गई एक डायरेक्शन। अब एक दूसरी डायरेक्शन है, वो है टर्की। टर्की का क्या जा रहा है भाई? देखो, सीरिया की इस ज्योग्राफी में एक ग्रुप, एक इलाका है ये वाला, जिसके ऊपर कुर्दिश टेरिटरी है। यहां पर एक कुर्दिश ग्रुप रहते हैं, कुर्द लोग। कुर्द लोग यहां भी हैं, कुर्द लोग इराक की सीमा पर भी हैं और तुर्की की सीमा पर भी है। पूरा इलाका में तुर्किश लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो अपने लिए अलग देश बनाना चाहते हैं। जो उनको रोकता सबसे ज्यादा कोई है तो वो टर्की है। टर्की कुर्दिश लोगों को देखता है एज ए टेररिस्ट। वो चाहता है कि भाई ये खत्म हो जाए, इनको ध्वस्त कर दे। तुर्की चाहता है ये भी ध्वस्त हो जाए और यहां सीरिया में जो असद की सरकार है वो भी ध्वस्त हो जाए, ताकि हमारा दबदबा बना रहे।
तो हमेशा ना वो कोशिश करता था कि यहां से मिलिटेंट घुसा के किसी तरह लड़ सके इस रीजन में। तो बस वो ढूंढ रहा था उनको कोई ऐसा साथी मिले जो उनके लिए लड़ सके। बार बार जो इस एरिया के रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं असद की सरकार के खिलाफ, उनको बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे ग्रुप्स एक्टिव थे। हाल में क्या हुआ, लेबनान बेचारा, लेबनान जो यहां इनके लिए लड़ता था दमिश्क के पास आगे सीरिया में, वो बेचारा लग गया इजराइल के साथ लड़ाई में। ईरान बिजी हो गया इजराइल के साथ लड़ाई में। रशिया बिजी हो गया यूक्रेन के साथ लड़ाई में। तो सीरिया की फौज पड़ गई अकेली। और तब लगा टर्की को और अर्दोगान को कि मौका है, अभी लोहा गर्म है, चोट कर दो। उन्होंने तुरंत जो एक मिलिटेंट ग्रुप था उसको सपोर्ट करके बोला, भाई समय आ चुका है, अटैक करने की तैयारी करो। और ये वो ग्रुप है जो कभी आईएसआईएस या अलकायदा का पार्ट हुआ करता था, फिर अलग हुआ और बन गया पहले नुसरा फ्रंट, जब ये अलकायदा का फ्रंट था, फिर टूट के बना जवात फतेह अल शम, और आखिरकार बन गया हयात तहरीर अल शम, HTS। हयात तहरीर अल शम वो मिलिटेंट ग्रुप है, वो लड़ाकों का ग्रुप है जो इन्होंने ये लड़ाई स्टार्ट करी। ठीक है, तो ये लोग वो ग्रुप है जो अभी एक्टिव कहां पर है, इनके कंट्रोल में कौन सा शहर आ चुका है, अलेप्पो। अब ये होम्स के पास भी पहुंच चुके हैं, उसको भी कब्जा कर ही लेंगे। तो अलेप्पो कहां पर है, होम्स कहां पर है, हयात तहरीर अल शम्स कहां पर है, दमिश्क कहां पर है। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। तो इन्होंने अटैक किया। अब ये ऑब्वियसली यहां से अटैक करेंगे जहां इनको टर्की सपोर्ट कर रहा है, तो इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। और आज के टाइम में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो हिस्सा है ये इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, HTS के पास ये हिस्सा आ चुका है। यहां जो बाउंड्री वाला हिस्सा है, यहां पर टर्की के फोर्सेस ने आधा कंट्रोल कर लिया है। ये राका वाला जो इलाका है इडलिब प्रोविंस का, इसके ऊपर कुर्दिश फोर्सेस का कब्जा है। जो कुर्दिश फोर्सेस है इनका नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF। अब तुर्की यही नहीं रुकेगा, तुर्की को यहां तो जीतना है ही है सीरिया के खिलाफ, उनको ये SDF को भी हराना है। ठीक है, तो अभी और जंग यहां चल रही है, ये कुर्द। अब देखो, अभी ना जो सीरिया की कहानी है हमेशा ऐसी नहीं थी। आज से 10 साल पहले आधे से ज्यादा सीरिया के ऊपर कब्जा था आईएसआईएस का। आईएसआईएस बहुत ताकतवर थी यहाँ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रेबल फोर्सेस थे उनको सीरिया से लड़ना था। असद के खिलाफ लड़ने के लिए सऊदी अरेबिया उन्हें हथियार देता था कि भाई असद के खिलाफ लड़ो। टर्की हथियार देता था, वो असद के खिलाफ लड़ रहे थे। असद की आर्मी लड़ रही थी उनके खिलाफ। तो इस लड़ाई में ना बहुत सारे ग्रुप्स खड़े हो गए थे। वहां पर मौका लगा आईएसआईएस को कि भाई कब्जा करते हैं, और उन्होंने पूरे इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा था। अमेरिका रशिया सबको लगा भाई ये चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अमेरिका ने भी जो सीरियन डिफेंस फोर्सेस है, जो कुर्द लोग हैं, इनको सपोर्ट किया कि भाई जाओ आईएसआईएस से लड़ो। आज से 10 साल पहले तो इन कुर्दों को वादा भी किया गया था, जीत लोगे तो तुम्हारा देश बना देंगे। कुर्दों ने खूब स्ट्रांगली आईएसआईएस से लड़ाई की, आईएसआईएस को हराया, लेकिन फिर भी कुर्द को उनका देश नहीं मिला। और तुर्की आज भी इनको बहुत बुरी तरह बेरहमी से मारता है, इनके ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप मानता है, कुर्द को तबाह करने की फिराक में रहता है। कुर्द के साथ इनका दुश्मन ये भी है, तो इस पर भी अटैक कर दिया। बाकी सारे इनके दोस्त बिजी थे, इसीलिए ये कहानी है जिसकी वजह से सीरिया में अभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ा है। तो जो नाम है इडलिब प्रोविंस, हमा, सराकिब, अलेप्पो, टेल रिफात और लताकिया, इन जगहों का नाम याद रखना, इन ग्रुप्स का नाम याद रखना। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है, HTS। ये कौन सा ग्रुप है येलो वाला, कुर्दिश। इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं ये, ठीक है। एक बार फिर आप देख लो, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, नीचे इजराइल, साइड में वेस्ट बैंक, इधर आ जाओ गाजा, और ये है जॉर्डन, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, सऊदी अरेबिया, राइट। तो इस तरह से आप लोकेशन याद कर सकते हो। ऊपर टर्की है, ठीक। तो ये ज्योग्राफी जो है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, यहां पर गाजा स्ट्रिप है, यहां पर है सिनाई पेनिनसुला, नहीं सिनाई पेनिनसुला कहाँ है, यहां है सिनाई पेनिनसुला। ये कौन सी जगह है, ये है गोलन हाइट्स, जो थी तो वैसे असल में सीरिया के पर कब्जा इसके ऊपर इजराइल ने कर रखा है। तो गोलन हाइट्स कहां पर है, सिनाई पेनिनसुला कहां पर है, लेबनान कहां पर है, हिजबुल्लाह कहां पर है। लेबनान की राजधानी क्या है बताओ, लेबनान की राजधानी क्या है, बैरत। फिर यहाँ सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, अलेप्पो, राका, अदलिब, ठीक है। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। इस्फहान कहां पर है, ठीक है। नतान्स कहां पर है। लगातार हम पिछले हफ्ते याद करते हैं। तो मिडल ईस्ट न्यूज में है, लोकेशन मार्क कर लो,
ताकि एक बार मैप में देख के आपको चीज़ें याद रह जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रह जाएंगी। फिर से एक और मैप में आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कहानी क्या है। रेबल वाला इलाका इदलिब, होम्स, अलेप्पो, राका, देरेजोर, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, याद रखना। कौन कहां से हमले कर रहा है वो भी हमने देख लिया इस रीजन में, ठीक है, लोकेशन वाइज, ठीक। आसपास कौन सी कंट्रीज हैं वो भी आपको याद रह जाएंगी। मिलिटेंट ग्रुप का नाम क्या है? हयात तहरीर अल शम, HTS। अब इसके बाद एक और देश के पास आते हैं जहां एक और विवाद हो रखा है, उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पहुंचे चाइना। आमतौर पे इनका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर चुनाव जीत के आता है तो सबसे पहले वो विजिट करते हैं इंडिया की, क्योंकि इंडियन का ट्रेडिशनल पार्टनर है, हमारे इनके साथ रोटी बीटी का संबंध है। लेकिन इन्होंने इस प्रोटोकॉल को तोड़ा और पहुंच गए पहले चाइना, और वहां पर और एग्रीमेंट साइन करके आए हैं किसके ऊपर? BRI के ऊपर, कि BRI के प्रोजेक्ट भाई स्टार्ट कर दो, एग्रीमेंट साइन हो गया, जो काम रुका पड़ा है उसको पुश कर दो। तो उसके बाद 10 प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चाइना पुश करने वाला है। और जब ये वहाँ गए तो ऑलरेडी वहाँ जमाती इस्लामी जो बांग्लादेश के ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा ज़्यादा पुश होने की कहानी यहाँ शुरू हो रही है। जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, खासतौर पे जो एक नाम आपको याद होना चाहिए वो है ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जहाँ ये काठमांडू तक रेलवे लाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम लासा। तिब्बत को काठमांडू से कनेक्ट करने के लिए ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जहाँ पे रेलवे लाइन रोडवेज की बात की गई है, ताकि अक्रॉस हिमालय वो कनेक्टिविटी डेवलप करेंगे। ये वो इलाका है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय कनेक्टिविटी कॉरिडोर किसके अंदर है? BRI के अंदर है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम उस तरह से स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नेपाल को भी दिखता है कि ज्यादा जाल में ना फंस जाए। इंडिया के खिलाफ ये चाइना का कार्ड प्ले करते हैं हमेशा डराने के लिए, भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। अच्छी बात है, चले जाओ, पर एक पॉइंट के बाद वो पूरी ही गर्दन ना दबा दें इनकी, उसकी भी चिंता उन्हें रहती है। तो ट्रांस हिमालयन जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है वो कहाँ से? लहासा से लेकर काठमांडू तक डेवलप किया जाएगा, जिसमें सिंगाटसे, केरुंग, रशुआगौडी, ये सब इलाके कनेक्ट किए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक याद रखो, किन इलाके में किस देश का ये पार्ट है वो समझ जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, जैसे एक हारिमाओ शक्ति। हारिमाओ शक्ति मलेशिया के साथ हुई है, भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज। मलेशिया कहां पर है? कैन यू गेस? अगर मैं इंडिया की ऐसी एक रफ सी स्केच बनाऊं तो मलेशिया किधर है? इधर किस साइड होगा मलेशिया? इंडोनेशिया कहाँ है? फिर मैं आपको दिखाता हूं। ये इंडिया है, इधर कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश आ गए, म्यांमार आ गए, थाईलैंड आ गए, मलेशिया आ गए, ठीक है। मलेशिया, ये भी हिस्सा मलेशिया में आता है, इधर वाला हिस्सा भी मलेशिया में आता है। यहीं पर सिंगापुर है आपका, इधर जहां पर चांगे पोर्ट है बहुत फेमस। तो मलेशिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया की हुई। ये है साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर ये सभी देशों ने ग्रुप बना रखा है आसियान। आसियान में है 10 मेंबर्स, 10 के 10 मेंबर्स के नाम आपको इन जनरल याद होने चाहिए। सॉरी, 10 के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं आसियान के? हमने बहुत बार डिस्कस किया है। SIMPB, ठीक है, CLMVT, ये 10 कंट्रीज हैं जो आसियान की मेंबर हैं, ठीक। फिर ASEAN +6, ASEAN +5, ASEAN +8, वो भी हमने बार बार रिवाइज किया। RCEP में कितने मेंबर हैं याद होना चाहिए भाई आपको। ASEAN +5 है, इंडिया बाहर हो गया, 16 थे पहले, ठीक है। ईस्ट एशियन समिट में ASEAN +8 है, तो 6 जिनके साथ RCEP की नेगोशिएशन हो रही थी, 2 और, अमेरिका और रशिया। तो ये हो गई कहानी। अब मुझे बताइए इस आइलैंड को क्या कहते हैं? एक ऐसा आइलैंड है जिसपे 3 देश हैं। कौन कौन से? मलेशिया भी है, ठीक है, ब्रूनी भी है और इंडोनेशिया भी है। इस भूभाग को, इस आइलैंड को क्या कहते हैं जिसके ऊपर 3 देश हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में, पॉज करके लिख दो आंसर भाई, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला है अग्नि वॉरियर। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो एक डिफेंस टाइज को दिखाता हुआ एक फील्ड फायरिंग रेंज में जो हमारा एक्सरसाइज हुआ उसका नाम है अग्नि वॉरियर। सिंगापुर की आर्म फोर्सेस और इंडियन आर्मी ने इसमें भाग लिया। सिंगापुर कहाँ पर है? ये रहा छोटा सा सिंगापुर। सिंगापुर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी बहती है, जोरहोर नाम की रिवर। यह सिंगापुर, यहाँ पर आपको दिखेगा चांगी का इलाका। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली क्या है, यहाँ पर है कौन सा चोक पॉइंट? स्ट्रेट ऑफ मलक्का,
और चाइना को बहुत डर लगता है मलक्का से कि भाई मलक्का को कहीं जाम करके हमारे सारे रास्ते ना बंद कर दे इंडिया। मैं इस मैप में दिखाता हूँ आपको, सॉरी। यहाँ ये जो इलाका है ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो चाइना जाने वाला जितना सामान है उसको रोक दिया जा सकता है। चाइना, इसे कहते हैं चाइना का मलक्का डायलेमा। दे आर ऑलवेज वरीड कि इस स्ट्रेट को कोई आके नेवी बंद ना कर दे। यहाँ आसपास अमेरिका की भी नेवी फिलीपींस में बैठी है, कई जगह पे बैठी है, भारत की स्ट्रांग नेवी है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम में 60 से 70% तक चाइना का जितना ट्रेड है, उनके एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सब यहीं से मूव करते थे। तो उन्हें हमेशा डर रहता था इसको कोई ब्लॉक ना कर दे, और ये डर वाजिब था। इंडियन नेवी ने कहा हम भी देख लेंगे भाई, देखते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर वो BRI के थ्रू एक कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, सीपैक, जो हो भी चुका है, जिसके तहत उन्हें यहां से ना आना पड़े और इंटरनली ही वो वहां से चाइना में एंटर कर जाए। ये पूरी कहानी है। और इस आइलैंड को कहते हैं बोर्नियो आइलैंड, जिसके ऊपर 3 देश हैं, ब्रूनी, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। मलेशिया का मैप भी देख लिया। ठीक है, सिंगापुर का, ये सिंगापुर है इस रीजन में, क्लियरली दिख रहा है आपको। एंड फाइनली ये है बोर्नियो का आइलैंड। 3 देश इसके अंदर कौन कौन से हैं? ये पूरा रीजन कहलाता है इंडो पैसिफिक। और यहीं पर है अभी बहुत सारी युद्ध की तैयारियां, क्योंकि चाइना यहाँ बहुत हाथ पैर पसार रहा है। तो इसे कहते हैं इंडो पैसिफिक, जहां कहता है इंडिया बिलीव्स इन आसियान सेंट्रैलिटी। भारत मानता है कि अगर आपको इंडो पैसिफिक को प्रॉस्परस बनाना है तो आपको उसमें आसियान को सेंट्रल मान के चलना पड़ेगा। और सही में देख लो, अगर आप एशिया पैसिफिक के सेंटर में देखो तो कौन है? आसियान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इस रीजन में डेवलप करना है तो इन देशों के साथ, इस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडो पैसिफिक का रीजन भी कहाँ है वो भी हमने देख लिया। नॉट्रे डैम कैथेड्रल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज मेडिवल कैथोलिक कैथेड्रल लोकेटेड ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द सेन रिवर. It is considered as an example of Gothic architecture. It was the site of King Napoleon's coronation in 1804. Which of the following statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर है। टेक अ सेकेंड, पॉज, इसको देखो। नॉट्रे डैम कैथेड्रल न्यूज में था, कहां पर है, क्या आपको पता है, क्या इसकी रेलेवेंस है? मुझे बताइए इसका आंसर। गोइंग टू नेक्स्ट वन, Which territory is disputed between Syria and Israel? ठीक है, लगातार न्यूज में ये मुद्दा भी कि सीरिया इजराइल के बीच में कौन सी वो जगह है जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है? वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स या सनाई पेनिनसुला। अब ये चारों ही जगह बार बार न्यूज में रहती हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर कि एक एक जगह कहां कहां पे लोकेटेड है। वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल, पिछले हफ्ते भी किया था, उससे पहले भी किया था। तो आई होप आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ठीक है, नहीं पता तो मैप में आपको इन चारों को ढूंढ के आइडेंटिफाई जरूर करना है, अपने एटलस पे मार्क जरूर करना है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। अब पहली बात नॉट्रे डैम कैथेड्रल के बारे में जो बेसिक डिटेल है मैं यहाँ पे डिस्कस हल्का सा कर लेता हूँ। फ्रांस में लोकेटेड है, पेरिस में। इसमें आग लग गई थी, तबाह हो गई थी, तो इसको रीबिल्ड किया गया, इसको इनोग्रेट किया गया और कई सारे बड़े लीडर्स वहां पर गए हैं। 13वीं सेंचुरी के असल में ये एक रेलिक की तरह देखी जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये टेम्पल ऑफ रीजन बनी थी और सीन रिवर के ऊपर ही है। गोथिक आर्किटेक्चर का भी इसमें कहा जाता है कि एक एग्जांपल है। किंग नेपोलियन ने यहीं पर अपना राज्याभिषेक भी किया था। नाउ वी आर लुकिंग एट विच कंट्री? फ्रांस। फ्रांस कहां पर है? यूरोप में है। अब अगर आपको बेसिकली भी बताया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए यूरोप के आर्किटेक्चर के बारे में, तो आप गोथिक आर्किटेक्चर का नाम लोगे या फिर आप अलग अलग आर्किटेक्चर का नाम लोगे। लेकिन जब आपसे पूछी जाए लोकेशन के बारे में, तो हाउ विल यू सी यूरोप? तो यूरोप में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि यूके, उसके बाद इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल पार करने के बाद आप कहां पहुंचते हो? ये यूके को अगर आप देखो तो इंग्लिश चैनल को जब आप पार करते हो तब आप कहां पहुंचते हो? तब आप पहुंचते हो फ्रांस। और इसलिए फ्रांस इनका हमेशा एक बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन इंग्लिश चैनल होने की वजह से पार करके वहां पहुंचना आसान इनके लिए काम था नहीं। ये फ्रांस से आगे जर्मनी है। इट इज मोर लाइक कॉन्टिनेंटल यूरोप जिसे हम कहते हैं। इधर स्पेन है, यहां पर बगल में पोर्टुगल है। इस पेनिनसुला को क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? नाउ दिस इज कॉल्ड एज आइबेरियन पेनिनसुला। सो आपको वो ही याद रखना है कि भाई यहां पर है आइबेरियन पेनिनसुला। दिस इज फ्रांस, कॉन्टिनेंटल यूरोप, इंग्लिश चैनल, यूके। यहीं पर जो चर्च है उसकी हमने बात कर ली, क्लैरिटी आ गई आपको। ठीक है, आगे इट्स जर्मनी, इटली, मेजर कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन कंट्रीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग जो आपको थोड़ा सा याद रह गया होगा।
आगे आप ओवरऑल देख लो, ये रहा आपका यूके, ठीक है, इंग्लिश चैनल, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, आइबेरियन पेनिनसुला, इटली, ठीक, जर्मनी कहां पर है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आई होप यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि आपको याद रहेंगी सारी लोकेशंस यहाँ पे जो भी है और क्या क्या इनका रोल है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, ये वो चर्च है जो जल गई थी, नॉत्र डेम कैंप, और अभी इसको रिबिल्ड किया गया है। अगला, अब बात आती है एक देश की जो इंडिया के नेबरहुड में है, थाईलैंड। थाईलैंड इंट्रोड्यूसेस ई वीजा फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, यानी वहां जाना लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। तो पहली चीज ये है, थाईलैंड को जब आप देखते हो, थाईलैंड किस एक ग्रुप का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप का, जिसके साथ भारत की एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट इज आसियान। आसियान के 10 मेंबर्स हैं, हमने इसको बार बार डिस्कस किया है, विच इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, CLMVT 5, ये थोड़े गरीब वाले हैं, और प्लस बाकी 5 जो है वो है SIMPB, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी। ये 10 कंट्रीज हैं जो आसियान का एक पार्ट बनाती हैं, ठीक है। अब इनमें से थाईलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इंडिया को अगर आप देखो तो इंडिया के बाद इंडिया का बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार, और म्यांमार के जस्ट बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड के साथ इंडिया के बहुत सारे कल्चरल लिंकेजेस भी हैं। कल्चरल लिंकेजेस कैसे हैं, रामायणा यहाँ भी फेमस है, यहाँ पर भी एक अयोध्या है, अयोध्या जिसे कह सकते हैं। तो वो टूरिज्म की वजह से भी, कल्चर की वजह से भी, और कनेक्टिविटी की वजह से भी, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो थाईलैंड उसमें एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। हाल के समय में थाईलैंड हमारा एक कॉम्पिटिटर भी बन गया है। कैसे? क्योंकि जो हम कोशिश कर रहे थे कि चाइना से जब इंडस्ट्रीज बाहर निकलेंगी तो भारत में आएंगी, पर थाईलैंड भी एक वहां पर अल्टरनेटिव बनता दिख रहा है। जैसे मैंने बताया, म्यांमार के बाद थाईलैंड ही आता है। तो ऑलरेडी इंडिया ने एक प्रॉपर ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है, एशियन हाईवे का पार्ट है वो, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो अब ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जो इन तीनों देशों को जोड़ता है। तो कनेक्टिविटी के ऊपर काम करने के लिए ऑलरेडी इंडिया यहां पर काम कर रही है। इसके अलावा म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी थाईलैंड तक आई है, इसको हम एक्सटेंड करके वियतनाम तक ले जाना चाहते हैं, ताकि हम पूरी CLMVT कंट्रीज को कनेक्ट कर दे। तो इसलिए थाईलैंड एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां ऑलरेडी हमारा टूरिज्म, हमारा कल्चर काफी ज्यादा कनेक्टिविटी बिल्ड करता है। प्लस साउथ ईस्ट एशिया ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का गढ़ हो सकता है, क्योंकि वहां से आप कल्चरल कनेक्टिविटी भी है, आपकी थोड़ी सिमिलैरिटी भी है, आप उस मार्केट को डेवलप कर सकते हो, और वहां से टूरिज्म आपका इस तरफ भी आ सकता है। वरना अभी तो वन वे टूरिज्म जाता है, आप वहां से इधर भी ला सकते हो। ऑलरेडी बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज जो हैं, वो आपके देश के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपकी अपनी देश की सिटीज हैं, गोवा, उसका एक अल्टरनेटिव बनते जा रहे हैं। तो इसको, क्योंकि वो ज्यादा सस्ती है कंपेयर टू गोवा, तो वहां पर टूरिज्म कम हो रहा है, इन देशों में बढ़ रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम यहां से चीजें सीखें भी, ठीक है। जब आप इस लोकेशन को देखते हो, दिस इज थाईलैंड, यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड है, दिस इज अंडमान सी। थाईलैंड का एक और बहुत बड़ा रोल है कि थाईलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री। अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपके यहाँ अंडमान निकोबार और आपके इस रीजन में कोई थ्रेट ना हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहां पर भी कोई ऐसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी ना हो। थाईलैंड का एक इलाका है जहां पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है, विच इज दिस इज इस्थमस। अब यहां पर एक इस्थमस में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। अब एक चीज पहले समझो, व्हाट इज इस्थमस। अब देख लो, यहां पर ओशन है, यहां भी ओशन है। जब दो ओशंस के बीच में एक पतली सी जमीन की पट्टी सी होती है जो दोनों को अलग अलग करती है, देन इट इज कॉल्ड एज इस्थमस। तो ये इधर भी ओशन, इधर भी ओशन, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहां पर अंडमान सी, बीच में छोटी सी जमीन की पट्टी है, इट इज कॉल्ड एज इस्थमस, ठीक है। तो इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। यहां पर थाईलैंड बहुत सालों से इस्थमस ऑफ क्रा के ऊपर एक क्राक कनाल बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे पनामा या सुएज कनाल है, कि वो यहां पर बिल्ड हो जाए। ताकि उसको बिल्ड करने की वजह यह है कि अगर आपको मैप दिख रहा है तो, या फिर अगले में देखते हैं, इनकी कोशिश ये थी, नहीं इसी में देखते हैं, यहां अगर आप देखो तो यहां पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बहुत सारा ट्रैफिक मूव करता है, जिसकी वजह से चाइना को भी टेंशन है, उसे कहते हैं वो मलक्का डायलेमा। तो वहां वो चाह रहे थे कि यहां से अगर हम एक कनाल बना दें, जिसे पनामा या सुएज है, तो वो एक अल्टरनेट क्रिएट कर देगा शिप्स की मूवमेंट के लिए। लेकिन वो बहुत खर्चीला था, एक पुराना सपना थाईलैंड का, कभी पूरा हो ही नहीं पाया। तो इसलिए अब यहां पर एक क्रा लैंड ब्रिज की बात की जा रही है।
तो जब आपसे पूछा जाए क्रा लैंड ब्रिज कहाँ पर है तो आप बता सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए इंडिया म्यांमार IMT हाईवे में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, म्यांमार इंडिया के लिए किस किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ पर यह है थाईलैंड में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इस पूरे रीजन में गोल्डन ट्रायंगल पार्ट बनता है, यानी वो रीजन जहां पे सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, अफीम का आप कह सकते हैं स्मगलिंग होती है, नार्कोटिक्स। सो वो भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा स्मगल किया जाता है नार्कोटिक्स को, अफीम या ड्रग्स, इन तरह की चीजों को। तो यहां पर स्टेबिलिटी अगर आएगी, इन कंट्रीज के साथ हम कोलैबोरेट बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो यहां जो ये प्रॉब्लम्स हैं हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू रिमेंबर कि हम कैसे इनसे फाइट आउट करें और कैसे थाईलैंड के साथ मिलकर अपने मैरीटाइम चैलेंजेस, यहाँ जो सी पायरेसी या जो इश्यूज हैं वहां पर भी कोलैबोरेशन करें बेहतर, प्लस जो टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी उस पर फायदा उठाएं, और प्लस ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनको भी साइडलाइन करें। सो यू नो व्हाट इज क्रा, यू नो वेयर इज थाईलैंड। थाईलैंड की बाउंड्रीज अगर आपसे पूछी जाए कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपने बाउंड्री शेयर करते हैं, सो डू दे शेयर अ बाउंड्री विद वियतनाम? नो दे डोंट। वियतनाम की बाउंड्री कहीं थाईलैंड से नहीं लगती है। अगर आपसे पूछा जाए साउथ ईस्ट एशिया में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, यू शुड नो इट इज लाओस। ठीक है। रियाम नेवल बेस चाइना की कहां पर है, तो वो कंबोडिया में है। वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल अर्लियर एज वेल। ठीक है। तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं हमने थाईलैंड के बारे में जान ली, डिस्कस कर ली। आई होप यू आर प्रिपेयर्ड कि अगर आपसे पूछा जाए MCQ में तो आप इसको आंसर बड़े आराम से कर पाओगे। तो यहां ये तो देख लिया भाई। अब इस रीजन की जब आप बात करते हो, एक रिवर यहां से बहती है, मेकॉन्ग। ठीक है। मेकॉन्ग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, और मेकॉन्ग पर नेगोशिएट करने के लिए भारत ने एक मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन नाम का एक पूरा ग्रुप भी बनाया हुआ है, MGC, जिसमें CLMVT कंट्रीज प्लस इंडिया है, ताकि हम कोलैबोरेट करके वाटर को लेकर जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर पाए। ठीक है। तो ये कहानी यहां की है। नाउ मूविंग नेक्स्ट वन, विच इज आर्कटिक में पहला आइस फ्री डे 2030 तक आ सकता है। नेचर कम्युनिकेशन के जर्नल ने बोला है कि 2030 तक फर्स्ट आइस फ्री डे आ सकता है आर्कटिक में। तो क्यों ऐसी कहानी हो सकती है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से आइस फ्री मंथ या आइस फ्री डे आर्कटिक में देखा जा सकता है। माय पॉइंट इज, मैं आपको इमेज शो नहीं करूंगा। वेयर इज आर्कटिक? एक ट्रिक क्वेश्चन, पोलर बेयर आर्कटिक में मिलते हैं या अंटार्कटिका में मिलते हैं? और पेंगुइन आर्कटिक में मिलते हैं या अंटार्कटिका में मिलते हैं? आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी पेंगुइन पोलर बेयर एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक या आर्कटिक में मिलेगा, दूसरा या अंटार्कटिका में मिलेगा। तो वो कौन सा जानवर कहां मिलता है, यू नीड टू रिमेंबर दैट। ठीक है। आई होप याद रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे ना। अब पॉइंट आता है उस टॉपिक का जो पिछले एक हफ्ते से काफी उफान पे है, सीरिया। सीरिया में असद की रिजिम खत्म हो चुकी है। तो यहां कई जगह कई चीजें न्यूज में है, तो वो हमें डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ व्हेन वी डिस्कस सीरिया को डिस्कस करते टाइम याद रखना, सीरिया की बाउंड्री ऊपर की तरफ लगती है टर्की से, यहां पर इसकी बाउंड्री लगेगी इजराइल से। जस्ट इसके लेफ्ट में अगर आप देखो तो यहां पर आपको दिखेगा लेबनान। ठीक। यहां पर आ जाओ तो इधर आपको मिलेगा इराक। ये अगर आप इतना बेसिक समझ लो तो चीजें थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी समझना। अब देखो यहां पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर हमले हुए, कई ऐसी जगह जहां चीजें न्यूज में थी। तो क्या हुआ सीरिया में? देखो ये सीरिया का एक बेसिक मैप है, इस मैप को जरा देख लो। तो सीरिया का ये जो रीजन है, यहाँ जो पिंकिश रीजन या पर्पल रीजन कह सकते हो, यहां पर जो लोग हैं यहां रहते हैं कुर्दिश लोग। दिस इज कुर्द पॉपुलेशन, कुर्दिश पॉपुलेशन, राइट? ठीक, क्लियर है ना? यहां जो रीजन है टर्की के पास, इस इलाके में टर्किश फोर्सेस काफी ज्यादा अपने आप को पुश कर रही हैं, और उन्होंने पुश कर करके इस हिस्से पे कब्जा भी एक तरह से कर लिया। यहां जो शहर है अलेप्पो, ये द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया है, जिसके ऊपर वहां पर मिलिटेंट्स ने कब्जा कर लिया, विच इज कॉल्ड एज HTS। जो रिबेल का ग्रुप था HTS, जिसको टर्की का सपोर्ट है, उसने अलेप्पो पर भी कब्जा कर लिया, हमा पर भी कब्जा कर लिया, होम्स पर भी कब्जा कर लिया, और इनकी राजधानी डेमास्कस के ऊपर भी कब्जा कर लिया। ये सब नाम तो याद रहेंगे भाई, हमा कहां है, होम्स कहां है, डेमास्कस कहां है, और अलेप्पो कहां पर है।
ठीक है। राका का रीजन अगर आपसे पूछा जाए वो कहाँ है, वो भी देखेंगे अभी। लेकिन इस रीजन में एक रशिया की नेवल बेस भी है विच इज टार्टस। तो टार्टस नेवल बेस इकलौती नेवल बेस है रशिया की जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, क्योंकि सीरिया के इस तरफ मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर टर्की है, यहाँ लेबनान है, नीचे इजराइल है, इधर आपका इराक है। ठीक है, ये आपको बेसिक सी कहानी है जो थोड़ा सा समझना जरूरी है। नीचे की तरफ क्या जॉर्डन के साथ बाउंड्री लगती है इराक की या नहीं लगती? बेसिक कहानी, क्या सीरिया की बाउंड्री जॉर्डन के साथ लगेगी या नहीं लगेगी? तो बिल्कुल लगेगी। तो चलिए वो भी जरा पर क्लियर कर लेते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो इट इज विच प्लेस, ये कौन सी जगह है? ये जगह जो छोटी सी आपको दिख रही है इट इज डिस्प्यूटेड लैंड बिटवीन सीरिया एंड इजराइल, जिसके ऊपर भी इजराइल ने कब्जा कर रखा है, पर पार्ट वो असल में सीरिया का ही है। गोल्डन हाइट्स, ठीक, ये लेबनान है। यहां पर जो ग्रुप एक्टिव है यहां पर जो ग्रुप है एक्टिव है उसका नाम है हिजबुल्ला। ठीक है, ये सीरिया है, ठीक, यहाँ जॉर्डन है, इधर इराक, ऊपर टर्की। तो इस रीजन में यू हैव कुर्द्स। यहां से लेके यहां तक आप पहले आ जाओ, ये पूरा रीजन, इधर डमस्कस है, होम्स, टार्टस, ठीक है, एलेप्पो, ये पूरा अभी एचटीएस के कब्जे में, जो यहाँ की मिलिटेंट ग्रुप है जिसको टर्की का सपोर्ट मिल रहा है। तो होम्स कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि एलेप्पो और इन सबको आप नॉर्थ टू साउथ लगाओ तो वो भी आपको पता होना चाहिए। राका का रीजन कहाँ है? तो वो कुर्दिश एरिया के पास वहां पर आता है। तो वो एक हिस्सा है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इधर से आ जाओ, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, मेडिटेरेनियन सी। सीरिया का भी एक हिस्सा मेडिटेरेनियन सी की तरफ है जहां पर टार्टस नेवल बेस है, किसकी? रशिया की। नीचे इजराइल है, ठीक है। ये हिस्सा जो है ये है गाजा, जिसके ऊपर हमास ऑपरेट करता है। ये है वेस्ट बैंक जहां पर फाता रूल करता है। यहां यमन है जहां पर हूती रिबल्स विद्रोह किए हुए हैं, ठीक है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ज्योग्राफी। हमें मिडिल ईस्ट का इतना तो पता होना चाहिए। इधर आ जाओ, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ठीक है। वेस्टर्न सहारा पे आ जाओ, मोरशाना, वो बाकी आपकी अफ्रीका का रीजन वहां से आ गया। तो इस रीजन में जो बेसिक ज्योग्राफी है सीरिया कॉन्फ्लिक्ट की, वहां पर जो इंपॉर्टेंट शहर है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, होप नाउ यू रिमेंबर दैट। नाउ मूविंग अहेड टू डिस्कस दिस एस्पेक्ट। ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, सारी कंट्रीज जो है आपको कंट्रीज तो याद रहेंगी। सीरिया के आसपास जो इंपॉर्टेंट नाम है शहरों के वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एचटीएस अगर पूछा जाए, हयात तहरीर अल शम मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बात की जाए तो वो यहाँ ऑपरेट करती हैं, कुर्दिश फोर्सेस हैं वो। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राका कहाँ पर है, एलेप्पो कहाँ पर है, होम्स कहाँ पर है, टार्टस कहाँ पर है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉर्थ टू साउथ बोला जाए तो पता आपको होना चाहिए। इसी में कुछ और नाम है जो आपको उतने सारे याद नहीं रह पाएंगे, बट स्टिल वी ट्राई टू रिमेंबर दैट। हामा, होम्स, डेमस्कस, डेरा, ये रीजन है डेरा का, नीचे सबसे कोने में डेरा। तो डेरा इन द सदर्न मोस्ट। इदलिब कहाँ है? इदलिब एलेप्पो के भी साइड में इदलिब प्रोविंस है यहाँ, जिसके ऊपर अक्सर एचटीएस का कब्जा था। इदलिब, हमस, हामा, होम्स, एलेप्पो। यहाँ पर राका का इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, नाम याद रखनी है, अल तल अबियाद, रसलसिन, कमिश्ली, देर अज़ोर। लेकिन राका याद रखना बहुत जरूरी है। राका, इदलिब, हामा, होम्स, डमस्कस, देरा, एलेप्पो, ये जो रेड में नाम है ये आपको याद होने चाहिए। और ये सारे के सारे कहाँ हैं? सीरिया में है। तो इन शहरों का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बस इतना याद रखना है कि एचटीएस कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी। एचटीएस ने ऑलरेडी जो ये आपका इदलिब का रीजन है यहाँ वो पहले ही डोमिनेट करते थे। इदलिब से उन्होंने एलेप्पो के ऊपर कब्जा किया, फिर एलेप्पो से वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हुए तो उन्होंने हामा पे कब्जा किया, फिर होम्स पे कब्जा किया, फिर वो डमस्कस तक पहुंच गए। तो अभी ये पूरा रीजन उनके कंट्रोल में है, लेकिन दिस रीजन इज स्टिल नॉट इन देयर कंट्रोल। राका वगैरह के आसपास अभी भी कुर्दिश फोर्सेस का कंट्रोल है। सबसे नीचे अगर आप आते हो तो डेरा का रीजन आता है, ठीक है। यहीं पर कभी पहले आईसिस का कंट्रोल हुआ करता था, जहां कुर्द ने इनको लड़के इनको यहां से हटाया और अपना कंट्रोल यहां पे स्थापित किया। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन इदलिब कहां पर है, राका कहां पर है,
एलेप्पो कहां पर है? एलेप्पो पे जब कब्जा किया था तभी पता लग गया था कि एसटीएस बहुत स्ट्रांग हो रहा है. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ सीरिया, द लार्जेस्ट बीइंग डेमास्कस, जो उनकी राजधानी है. नाउ तो इसमें की प्लेयर्स हैं हयात तहरीर अल-शम, एसटीएस, ठीक है, जो पहले अलकायदा का पार्ट था. फिर इसने कहा कि नहीं, हम अलकायदा के साथ रहेंगे तो हमें रशिया भी मारेगा, अमेरिका भी मारेगा. इसने आपको अलग करके एसटीएस बना लिया. सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कुर्दिश फोर्सेस हैं, जिनको अमेरिका ने हथियार दिए, सपोर्ट किया ताकि वो आईसिस से लड़ सके. आज उन्होंने आईसिस को हरा के एक बड़े रीजन पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. फिर एक सीरियन नेशनल आर्मी है, एसएनए, जो कि टर्की की बैकिंग से बना हुआ है. इनका काम है खाली कुर्दों को मारना. फिर रशिया असद को सपोर्ट करता है, ईरान असद को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह असद को सपोर्ट करता है. और बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, वो रिबल्स को सपोर्ट करते हैं, वो विद्रोहियों को सपोर्ट करते हैं. मैं ऑलरेडी सीरिया पे एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देख सकते हो इसके बारे में इन डिटेल, क्योंकि शॉर्ट में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. लोकेशंस तो हमने याद कर ली कौन कौन सी कहां कहां पर है. इसकी पूरी कहानी डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. इन शॉर्ट, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, ये सब एक ऐसी कंट्रीज हैं जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं या आर्क ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं. ये वो कंट्रीज हैं जहां पर या तो शिया मेजॉरिटी है या जो रूलर है वो शिया है. इसकी वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन चुका था, जिसका यूज करके ये ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाते थे, शिया पावर को बढ़ाते थे, प्लस इजराइल के ऊपर भी दबाव बनाते थे. तो अब असद के जाने के बाद ये लगभग टूट सा गया है. अब टार्टस कहां पर है, याद रखना ये चीज, ठीक. अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की. ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल लिगमार की रूलिंग पार्टी ओवीपी ने अपना लगभग जो श्योर कर लिया कि वो इलेक्शन जीतने वाले हैं. ऑस्ट्रिया को अक्सर लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और ऑस्ट्रिया एक ऐसी कंट्री जिसकी आपको लोकेशन याद करना थोड़ी सी मुश्किल है. तो अभी ना हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वी डिस्कसिंग सीरिया. सीरिया के ऊपर टर्की है, ठीक है. टर्की इज लाइक एशियन यूरोपियन कंट्री, सो ब्लैक सी यहां पर है. दिस इज यूक्रेन, राइट. यूक्रेन के बाद यहां पर ऑस्ट्रिया है. पर ये जो कंट्रीज हैं इसके बीच की, कैन यू नेम देम, कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहां पर? रोमानिया है या कोई और कंट्री है, कौन से देश यहां पर है? डू यू रिमेंबर दोज कंट्रीज? वे वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो क्या आप उनको नाम बता पाओगे या नहीं? तो ऑस्ट्रिया असल में एक लैंडलॉक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, और नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर दोनों में आती है. इसकी राजधानी वियना है. वियना काफी प्रचलित है अपने ऐतिहासिक कारणों से. जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली और स्विट्जरलैंड, लाइechtenstein के बीच में ये कंट्री है, ठीक है. रिमेंबर द लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रिया. इसके आसपास की कंट्री कौन कौन सी है? यू नीड टू टेल मी. कि अगर आप यूक्रेन से ऑस्ट्रिया में आपको जाने कहूं तो क्या वो सारी कंट्रीज आप आइडेंटिफाई कर पाते हो या नहीं? तो इस हफ्ते तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस यूरोप एंड यूरोपियन कंट्रीज, ताकि वो सारे नाम आपको याद हो जाए. जैसे हमने पहले अफ्रीका को किया था, एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया तो हमें पता ही है. उसी तरह से हम कोशिश करेंगे हम यूरोप की सारी कंट्रीज को अगले हफ्ते 1 by 1 रिवाइज कर लें. मूविंग टू नेक्स्ट वन. तो ये तो खैर यहाँ की पार्टी जीत रही है, आगे कुछ होगा तो हम इसको फिर डिटेल में करेंगे. अब बात करते हैं इसी रीजन में डॉनबे रिवर है, हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, माउंटेन्स, लेक्स की बात होगी. यू कैन लुक एट दैट. सैल्सबर्ग, लाइechtenstein, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर है, यू कैन रिमेंबर दैट. विल डू डिटेल इन यूरोप इन अ नेक्स्ट क्लास. अगर आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे हम ना. अब एक न्यूज आई है, इथियोपिया ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट को लेकर काफी अब शांति आ गई है वहां पे, जहां उनको सी का एक्सेस मिल गया. देखिए ये पूरा देश जो है यहाँ पर, यह है सोमालिया, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा हो चुका है अलग अलग रेबल ग्रुप्स का. तो यहाँ पर बन चुका है सोमाली लैंड. इसको दुनिया के देश नहीं मानते कि ऐसा कोई लैंड है, लेकिन ये एक मिलिटेंट विंग ने अपना इस हिस्से पे कब्जा करके खुद को अपना डिक्लेयर कर लिया, भाई हम सोमाली लैंड है. और इन्होंने ये किया है इथियोपिया की मदद से, और बदले में इथियोपिया दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है. इसके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है. इनको चाहिए था एक्सेस. यहाँ एक ग्रुप हुआ एक्टिव, उसने कहा भाई समुद्र का रास्ता चाहिए. कहा हाँ, तो मदद करो हमारी, हम कब्जे में आएंगे तो आपको रास्ता देंगे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो. तो उन्होंने यहाँ पर कब्जा करके सोमाली लैंड सा बना लिया, और यहाँ बेरबरा का जो पोर्ट है इसका एक्सेस दे दिया है इथियोपिया को. तो बेरबरा की जब बात आए तो बेरबरा इज इन पार्ट ऑफ सोमालिया, जिसके ऊपर अभी सोमाली लैंड डिक्लेयर करके ग्रुप्स ने कब्जा करके डिक्लेयर कर रखा है. कई सारे देश इसको अभी तक सोमाली लैंड नहीं मानते, पर बेरबरा के पोर्ट का एक्सेस मिल चुका है अब किसको? इथियोपिया के. जो बेरबरा के पोर्ट की बात आई तो सोमालिया सोमाली लैंड में स्थित है. किसको एक्सेस मिला? इथियोपिया को. और अभी टर्की के जो प्रेसिडेंट थे एर्दोगन वहां गए, तो उनके बीच में बात करा के एक नेगोशिएशन करवा लिया, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप इथियोपिया के साथ भी और सोमालिया के साथ भी काफी ज्यादा डिटेल्ड है. तो ये एग्रीमेंट हुआ है सोमाली लैंड के साथ, जिसके तहत इथियोपिया को बेरबरा पोर्ट का एक्सेस मिलेगा. लेकिन बात यह है कि इसको सोमालिया मानने से इनकार कर रहा है, क्योंकि सोमालिया कहता है सोमाली लैंड तो हमारा पार्ट है, हम तो मानते ही नहीं इसको. पर इन रियल टाइम
सिचुएशन ऐसा है कि इस रीजन के ऊपर सोमालीलैंड के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनका कब्जा है। तो एक तरह से ये ऑटोनोमस कंट्री की तरह काम कर रही है। इथोपिया ने अब इनको साथ एग्रीमेंट कर दिया है। किस पोर्ट का एक्सेस मिला है? तो बरबरा कहां पर है? बरबरा इज इन गल्फ, नियर द गल्फ ऑफ एडन। किस देश का पार्ट है? सोमालिया। किसको एक्सेस मिला है? इथियोपिया को। इथियोपिया इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन अफ्रीका। अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। आई होप नाउ यू रिमेंबर दिस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। आई होप यू रिमेंबर दिस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। सीरिया, लेबनान, इजराइल हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं कहां कौन लोकेटेड है। एक बार इजराइल में देख लेते हैं गाजा स्ट्रिप कहां पर है। ये रहा गाजा स्ट्रिप। यहां पर गाजा सिटी है, खान यूनिस, ठीक है, अश्कलोन का शहर यहां जो इजराइल में है, जहां हमले भी हुए थे। ऊपर अगर आते हो तो यहां है आपका गोलन हाइट्स, दिस इज सी ऑफ गैलिली, दिस इज डेड सी। ये सारे एरियाज थोड़े आप याद रखिए ताकि आप इसको कभी भूले ना। वी हैव डिस्कस इन डिटेल प्रीवियसली एज वेल, सो आई होप यू हैव एन आइडिया कि कहां पे कौन सी लोकेशंस है। तो नेक्स्ट वन, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई थी तो बात की गई थी रेजोल्यूशन 1701 की, जो बात करता है इजराइल हिजबुल्लाह वॉर के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि एक रिवर की हमने बात की थी लेबनान के केस में पिछले हफ्ते, कौन सी रिवर है जिसके हिसाब से एक सीज फायर एग्रीमेंट में जिसकी बात की गई है? रिवर इन लेबनान, वो रिवर जिसके साउथ में हिजबुल्लाह खाली करके वापस जा रहा था, विच वॉज दैट रिवर। और एक चीज और थी यहां, ब्लू लाइन, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। व्हाट इज ब्लू लाइन? ठीक है, विच रिवर इज इन लेबनान जिसके आसपास बाउंड्री डिसाइड हुई कि इसके आगे हिजबुल्लाह ऑपरेट नहीं करेगा। यहां कुछ नाम हमने डिस्कस किए थे, बैरत, बेका वैली, बालबेक। तो बेका वैली कहां है? बेका वैली इज नॉट इन सीरिया, इट इज इन लेबनान। तायरे इज इन लेबनान। तो ये भी याद रखना, बेका और बालबेक कहां पर? इट्स नॉट पार्ट ऑफ सीरिया, ताकि सीरिया से अलग समझ लो आप। होम्स कहां पर है, डेमस्कस कहां पर है, एलेप्पो कहां पर है, इदलिब कहां पर है, राका कहां पर है, और बरबरा कहां पर है, और बालबेक कहां पर है। ऐसे नाम मिलते जुलते जो हैं, इनके डिफरेंसेस समझो, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको याद अब रहेंगी। सदर्न लेबनान में रिवर का नाम पूछा था मैंने, ब्लू लाइन क्या होती है यहां पर आपको मिल ही जाएगा। लितानी रिवर की बात थी वो, ये हमने डिस्कस किया था पहले ही। टेम्पररी लाइन ऑफ विड्रॉल, पूरी कहानी हमने ऑलरेडी पिछले हफ्ते डिस्कस की थी। Consider the following countries: सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएई। अपने दिमाग में सोचिए इस मैप पे लोकेशंस कहां पर होंगी। आई एम रिपीटिंग, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएई। और इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करती है कुवैत के साथ। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बार बार न्यूज में रहता है। आई एम वेरी श्योर आपको लोकेशंस तो इतनी याद हो ही गई होंगी अगर आप इस इनिशिएटिव को फॉलो कर रहे हो तो। अब आप सोचो यहां पर कुवैत किस जगह पर है और किस किस के साथ इसकी लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है। रिमेंबर दिस, ऑलवेज पॉइंट आउट लैंड बाउंड्री। अब ऑप्शंस है 1 and 2 ओनली, 1 and 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5। मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। इसको हम डिटेल में मैप के थ्रू भी कवर करेंगे। याद रखिए नाम पूछा जा रहा है कुवैत, वो किसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली मोल्डोवा हैज साइंड ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ISA's mission is to unlock $1 trillion investment in solar by 2050 while reducing the cost of technology in its financing. Which of the following are incorrect पूछा गया है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, या neither 1 or 2। अगर आपने ISA के बारे में जाना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था, तो इसमें मोल्दोवा की जो एंट्री हुई है। अब आपको इतना याद होना चाहिए कि जो टारगेट है ये 2050 का नहीं है, ये 2030 का है। तो दूसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। अब यहां सवाल ये उठता है कि ISA में ज्वाइन करने वाली कंट्री मोल्दोवा कहां पर लोकेटेड है। मोल्दोवा रिसेंटली न्यूज में भी रही थी, तो मोल्दोवा की जो पोजीशन है, जहां कहां वो है वो स्थित, वो आपको याद होना चाहिए। यूरोप की कंट्री है। आर यू अवेयर मोल्दोवा कहां पर है? नहीं तो चलो मैप से देखते हैं, मोल्दोवा आपको पता लग जाएगी। पहली बात, ISA थोड़ा सा जान लो क्या है। ISA 2015 में स्टार्ट हुआ, COP21 पेरिस समिट इंडिया और फ्रांस ने किया था। फ्रेमवर्क 2017 में लागू हो चुका है, 100 से ज्यादा मेंबर्स इसके भी हो चुके हैं। अर्मीनिया ने इसको ज्वाइन किया जो इसकी 104th कंट्री थी। अर्मीनिया कहां पर लोकेटेड है? अजरबैजान अर्मीनिया के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था एक जगह को लेकर, जिसका नाम क्या है, नगार्नो काराबाग। उसके आसपास 2 कॉरिडोर हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको याद है। आप इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। और ISA के बाद इसको ज्वाइन किसने किया? मोल्दोवा ने। तो मोल्दोवा इज अ लैंड लॉक कंट्री। ये कहां पर है? अभी जहां कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा है उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। तो रोमानिया और प्लस यूक्रेन के बीच में स्थित है मोल्दोवा। ये बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि किस रीजन में पड़ेगा ये।
दरिस्त्रप्रुथ, दो इंपोर्टेंट रिवर्स और कार्पैथियन माउंटेन्स यहाँ से निकलते हैं। देखते हैं लोकेशन इसकी। ये यूक्रेन है, ये रोमानिया है, बीच में यहाँ मोल्दोवा है। तो इसके पास ये एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके पास ये कोस्ट का एक्सेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको और क्लियरली देखना है तो यहाँ से देखिए, यूक्रेन है, रोमानिया है, यहाँ पे बेचारे के पास यहीं से इसको कट मार दिया, इसके पास ये कोस्टल एक्सेस है ही नहीं। यहीं पर जो रीजन इसे ट्रांसनिस्ट्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसनिस्ट्रिया का रीजन कहाँ है, तो यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच में। अब मोल्दोवा जब हम पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताओ इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आपको याद है। यूरोप हमने पहले भी कवर किया था। ये तो यूक्रेन है, ये रोमानिया है, ये रशिया है, ठीक है। इतना तो याद होना सिंपल है। यहाँ पर इधर वाला रीजन आपका डोनबास्क और लुहांस्क का रीजन आता है, ये क्रीमिया है, ठीक, ब्लैक सी। अब यहाँ जो रीजन है, इस देश का नाम पता है क्या है? ये है बेलारूस, जहाँ से फिर अटैक यूक्रेन के ऊपर किया गया था। यहाँ आ जाओ, स्पेन, पोर्टुगल, इनमें से कौन सा स्पेन है, कौन सा पोर्टुगल है? हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। स्पेन, पोर्टुगल, आइबेरियन पेनिनसुला इसे कहते हैं हम। फिर आप एंटर करते हो तो ये आपको यूके है, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है? ये बड़ी सी कंट्री है फ्रांस, ठीक है। ये आपको अगेन आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ये यहां पर आ गए, ठीक है। जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, ये कंट्री कौन सी है? स्पेन है या पोर्टुगल है? ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये इटली हो गई। इनको पहचाना तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ जो कंट्रीज बहुत सारी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहले तो भाई बाल्टिक सी है, तो यहाँ कौन सी कंट्रीज होंगी? बाल्टिक कंट्रीज इन्हें कहते हैं। 4 कंट्रीज कौन सी हैं? इस्टोनिया, लाटविया, लुथियानिया, ये यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जर्मनी के बाद कौन सी कंट्री है? एक बड़ी कंट्री जर्मनी के बाद जो है वो है पोलैंड, जिसको बहुत ज्यादा हिंसा का सामना बेचारा को करना पड़ता था। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको ये रीजन पता लग गया भाई यहाँ से यहाँ तक कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसके लिए अब मैं सिर्फ मेंटल आपको मैप बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो नाम हमने अभी तक पढ़े हैं, क्या अब आपको क्लियर है कहाँ पर मोल्दोवा है? रशिया तो आपको याद रहेगी, बड़ी सी कंट्री है, इसकी बाउंड्री यूक्रेन से लगती है। यूक्रेन पार करके पहुंचोगे मोल्दोवा, मोल्दोवा के पास पहुंचोगे रोमानिया। रोमानिया के बाद कौन से रीजन में आप पहुंचोगे? ये कौन सी कंट्री होगी? ये तो टर्की होगी, ठीक है, ब्लैक सी के नीचे। टर्की को पार करके यहाँ पर कौन सी कंट्री आएगी रोमानिया के बाद? ये कौन सी कंट्री है? ये सब समझना है तो एक बार ब्लैंक मैप देखो, उसके बाद एक पूरे मैप को देखो। यहाँ आपको दिखेगा, देखो नीचे हम आए हैं रोमानिया, रोमानिया के नीचे बल्गेरिया, बल्गेरिया के नीचे ग्रीस, ठीक। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ सर्बिया है, हंगरी है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब इसको याद कर रहे हो, टर्की से आप ग्रीस में एंटर करोगे, स्लोवाकिया आपको कहाँ मिलेगा, बल्गेरिया कहाँ पे मिलेगा, वो तभी आप याद कर पाओगे जब आप एक बार उसको ब्लैंक मैप को देखो और फिर इस पूरे मैप को देखो। रोमानिया हमें पता ही है भाई, मोल्दोवा के साथ मैप, इसके साथ बाउंड्री लग रही है, उसके जस्ट नीचे बल्गेरिया, बल्गेरिया के नीचे ग्रीस है। तो इस तरह आप चीजें याद करोगे तो काफी आसानी से आप इसको याद कर पाओगे। सर्बिया, हंगरी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद करने की कोशिश करो, कंपैरेटिवली आपको आसानी होगी मैप्स को आइडेंटिफाई करने में। सो आप यहाँ से अगर आना चाहो तो क्या आप यहाँ तक आ सकते हो डिफाइन करते हुए कौन कौन सी कंट्रीज है। एक बार में सारी कंट्रीज कभी याद नहीं होती, यू हैव टू फॉलो अ पैटर्न। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया को पहचानना आसान है, स्पेन को पहचानना आसान है, ठीक है। तो आप उसको अपना एरिया बना दो, ये पता ही हमें रशिया है, ये तीनों तो हमें याद रहते ही हैं। ये आपको बाल्टिक कंट्रीज हैं, ये याद रहेंगी। इधर वाली लाइन को याद करना आसान है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। तो यहाँ इटली है, ये वाला इटली का रीजन है। इटली के ऊपर कौन सी कंट्री आएगी? चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, आप क्रोएशिया, हंगरी, हर्जोगोविना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो पूरे रीजन को। तो हमेशा एक रिदम पकड़नी है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि अगर आप यहां से स्टार्ट करो, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इस तरह से आप पोलैंड, लाटविया, तो इस तरह से जो रीजन है कंट्री की, ये जो आर्क है इसको समझ रहे हो, और यहां से भी आप याद कर लोगे तो आपको इस तरह से चीजें याद हो गई। थोड़ी सी जो कंट्रीज आगे बची हैं बीच वाली, हम अगले बार फिर रिवाइज करेंगे, जो हम इस पे फोकस रखेंगे। आप चाहो तो अभी रिवाइज कर सकते हैं, बट आई विल लाइक यू टू नो कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो कि मोल्दोवा के आसपास कौन सी कंट्री है। रोमानिया है, यूक्रेन है, ठीक है। रोमानिया, यूक्रेन, और रोमानिया यूक्रेन तो आसपास घेरे हुए। इसके ऊपर कौन सी कंट्री है? स्लोवानिया, पोलैंड, हंगरी, कहां पर है? इसके आसपास ये रोमानिया है। पोलैंड कहां पर होगा? पोलैंड मैंने बोला था बड़ी सी कंट्री है यूरोप की, तो पोलैंड इज अ बिग कंट्री विच इज दिस, ठीक, पोलैंड, ठीक। पोलैंड के बाद आप बताओगे स्लोवाकिया कहां पर है? क्या ये स्लोवाकिया है? बताइए। मैंने इस मैप में भी एक्सप्लेन किया, यहां से देखिए कहां पर पोलैंड है, कहां पर स्लोवाकिया है। रोमानिया के ऊपर हंगरी, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के ऊपर पोलैंड। इस मैप से भी देख सकते हो आप।
मोल्दोवा के ऊपर ये स्लोवाकिया के ऊपर पोलैंड, यहाँ पे हंगरी, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और नीचे बल्गेरिया। तो इस तरह आप इसको याद करोगे तो आपको कंपैरेटिवली इजीली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। कुवैत में गए इंडियन प्राइम मिनिस्टर और 60 साल की एनिवर्सरी हो गई है हमारे रिलेशनशिप की, 2021-22 में हुई थी। बहुत सालों से कोई प्राइम मिनिस्टर वहां गए नहीं, 60 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं। कुवैत के साथ इंडिया का बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन है, बिकॉज कई सारे इंडियन लोग वहाँ काम करने जाते हैं, वहाँ से काफ़ी रेमिटेंसेज इंडिया में आती हैं। इंडिया का 6th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कोई है तो कुवैत है। इंडिया के 3% एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। हमारा बायलैटरल ट्रेड पिछले सालों में $10 बिलियन के आसपास रहा है। तो ये आप कह सकते हो उतना बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कुवैत एक छोटी सी कंट्री है, पैसा बहुत है उनके पास, पर भारत में निवेश वो बहुत करते हैं। जितना बायलैटरल ट्रेड है उतना ही लगभग उन्होंने इन्वेस्ट किया है। कुवैत इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने इंडिया में 10 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कई सारी कंपनीज जो इंडियन है वहाँ ऑपरेट भी करती है, वहाँ पे बहुत सारा रेमिटेंस इंडिया भी आता है। तो कुवैत की लोकेशन तो पहले आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर छोटी सी कंट्री है कुवैत, इसके ऊपर युद्ध भी किया हो गया था, इराक ने इसके ऊपर एक बार हमला कर दिया था। अब जरा आप देखो, मैंने आपको पूछा था लैंड बाउंड्री किसकी लगती है, तो ये है ईरान। क्या आपको लग रहा है इसकी बाउंड्री टच हो रही है कहीं? लैंड बाउंड्री यहाँ पर इराक है, ये कुवैत है, ये आपको पता होगा सऊदी अरेबिया है। यहाँ जो कंट्री है ये कौन सी कंट्री है? कतर, यूएई। यहाँ एक छोटा सा आइलैंड और है, ये कौन सा है? बहरीन। यूएई इधर आ गया, ओमान इधर आ गया। ये कंट्री कौन सी है बताइए? ये कंट्री कौन सी है? ये तो हम सबको पता है यमन है, काफी फेमस। ये कंट्री कौन सी नीचे वाली? तो आप ये बताइए मुझे, ओमान कौन सी रीजन में आती है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ की कंट्री पता लग गई। ये है रेड सी, ये है पर्शियन गल्फ, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसे कहते हैं बाब अल मंदेब, ये है एदन का सी, ठीक है, ये है रेड सी, यहाँ आपको है स्वेज कनाल यहाँ से गुजरती है। तो इस तरह से आपको जो कंट्रीज यहाँ पर है वो सारी की सारी याद होनी चाहिए। आप और आगे जॉर्डन पहुंच जाओगे, इधर युद्ध चल रहा है सीरिया पहुंच जाओगे, यहाँ आओगे लेबनान, ये है इजराइल। तो इस तरह ना आप देखोगे ऊपर टर्की है, टर्की से बात करोगे ग्रीस के ऊपर बल्गेरिया, उसके ऊपर जाओगे रोमानिया, मोल्दोवा, वो जो पूरा लोकेशन है उस तरह से आप याद करने की कोशिश करो तो आपको याद रहेगा। तो इस तरह आप कनेक्टिविटी जोड़ सकते हो, कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हो कंट्री की लिस्ट में। तो हमने बात की कुवैत की, कुवैत यहाँ पर लोकेटेड है। कुवैत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है। बायलैटरल ट्रेड हमारा $10 बिलियन के आसपास है। 10 बिलियन से ज्यादा इन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है, इनकी इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभा रहे हैं। एक तरह से इंडिया टॉप रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का 2024 में। अगेन इसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो कुवैत से भी काफी लोग भारत में पैसा भेजते हैं, और इंडिया में एफडीआई और रेमिटेंसेस दोनों के मामले में आपको दिख रहा है कि कुवैत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता दिख रहा है। इसके अलावा एक और चीज है जो डिफेंस पार्टनरशिप हुई सिलेनेक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका कहाँ पे स्थित है बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है। इंपॉर्टेंट लोकेशन में गल्फ ऑफ कन्नार, यहाँ पर कोलंबो स्थित है, नीचे आपको गॉल और यहाँ पर हम्बनटोटा का पोर्ट आता है, ऊपर आपका एलिफेंट पास, कलावी, और ये वो रीजन है जहाँ पर तमिल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है ऊपर के रीजन में। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने को, लोकेशन आपको पता ही है। हमने पहले भी श्रीलंका को डिटेल में कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। चाइना यहाँ पर अपना पैर लगातार बढ़ाता जा रहा है जो इंडिया के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। श्रीलंका के साथ इंडिया स्लीनेक्स करता है जो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। देन वी ऑल्सो डू मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो इस तरह के हम इनके साथ लगातार एक्सरसाइजेस करते ही रहते हैं। इसके अलावा एक और कंट्री जो रिसेंटली न्यूज में थी, मोरक्को, जहां इंडिया अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। मोरक्को जो एक मगरिब की कंट्री है, मगरिब मतलब होता है वेस्ट, अरबिक में वेस्ट को मगरिब कहते हैं। तो वो रीजन जहां तक वेस्ट में उनकी अंपायर फैली हुई थी अफ्रीका में, उसे मगरिब कहते हैं अरब्स की। तो ये वो रीजन था जहां ऑब्वियसली अफ्रीका खत्म ही हो गया, तो यहीं तक उनकी पहुंच होगी। अब यहाँ मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ऊपर पोर्टुगल है, फिर स्पेन है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस करते जस्ट आप अफ्रीका में एंटर करोगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले जो कंट्री वो है मोरक्को। मोरक्को मेडिटेरेनियन, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से इनकी बाउंड्री टच होती है। इस रीजन को मगरिब का रीजन भी कहते हैं। और मोरक्को के आसपास मेजरली 2 कंट्रीज हैं। एक अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री लैंड वाइज जो है वो है अल्जीरिया, ठीक है। और यहाँ बताइए मुझे ये कौन सी कंट्री है? क्या ये मॉरिशियाना है या सदर्न सहारा है? क्या नाम है इस कंट्री का? क्योंकि हमने अफ्रीका की इन कंट्रीज को डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर हम यहाँ से एंटर करते हैं तो हम पहुंचेंगे इजिप्ट, ठीक है, हमें मिलेगा लीबिया, ठीक। यहाँ हमें पहुंचेगी कौन सी कंट्री है ये, जहां पर जो अरब स्प्रिंग हुई थी उसमें एक बड़ा नाम था ये कंट्री, यहाँ पर बहुत मात्रा में विद्रोह प्रदर्शन किए गए थे। लीबिया के अलावा ये कौन सी जगह है? अगर आप मैप में देख के मुझे बता सकते हो तो बताओ। नहीं याद आ रहा? ट्यूनीशिया, ये है ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, मोरक्को। और ये साइड में कौन सी कंट्री है?
इसका नाम है वेस्ट सहारा, देन यू रीच मॉरिशियाना। तो मोरक्को की बाउंड्री अल्जीरिया और वेस्ट सहारा से लगती है। ये रीजन जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसे आप कहते हो मगरिब का रीजन, मगरिब। वैसे क्लाइमेटिकली इसके बाद इसका क्लाइमेट मेडिटेरेनियन होता है यहाँ पर। फिर आपका रीजन स्टार्ट होता है सहारा का, सहारा के बाद आपका सहेल का रीजन आता है, फिर आपका सवाना वाला रीजन आता है। तो वो क्लाइमेट वाइज, ज्योग्राफी वाइज यहाँ पर काफी डिफरेंस है। क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से नाम अलग अलग है। क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से मेडिटेरेनियन का पहले रीजन आता है, मेडिटेरेनियन के बाद आपको जहां पर यहाँ पर बहुत सी, आप देखो डेजर्ट है कुछ रीजन्स में, लेकिन क्लाइमेट अप्रोच यहाँ जो कोस्टल एरियाज है उनका बिल्कुल अलग सिस्टम है बाकी इलाकों के अलावा। तो ऊपर आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, फिर सहारा डेजर्ट आ जाएगा, फिर सहेल का रीजन आ जाएगा, फिर आपका सवाना का रीजन आ जाएगा, नीचे टुंड्रा का रीजन आ जाएगा। तो वो आपको अलग अलग रीजन, क्लाइमेटिक जोन यहाँ पे से दिखते हैं। लेकिन मगरिब एक ऐसा नाम है जो यहाँ की रिलीजियस आइडेंटिटी को या अरबों का जो रूल था वो शोकेस करता है। तो ये कंट्रीज आपको दिखेंगी इजिप्ट से लेके मॉरिशियाना तक, ये वो रीजन है जिन्हें मगरिब का पार्ट कहते हैं। तो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना सब मगरिब का पार्ट है। मोरक्को की बात यहाँ पर हो रही है। मोरक्को के केस में हम बात करें तो मोरक्को में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी, जैसे एटलस माउंटेन है, यहाँ पर मरकेश टॉक्स आपको याद होंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके साथ भारत अपने डिफेंस पार्टनरशिप को और डेवलप कर रहा है। आई होप आपको याद रहेगा कहां पर मोरक्को स्थित है। अगली कंट्री की ओर जाते हैं जो इनसे थोड़ी दूर है लेकिन इनके ही आइलैंड में है। नेक्स्ट कंट्री इज युगांडा, जहां पर हो रहा है डिंगा डिंगा। डिंगा डिंगा एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक है। अगर किसी को हो जाए तो उनकी पूरी बॉडी हिलने लगती है, इस तरह से होता लगता है कुछ डांस कर रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखो तो आप सहम जाओगे, कुछ इस तरह की खतरनाक बीमारी है। महिलाओं और औरतों को ज्यादा होती है। काफी बुरी तरह से लोग शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं, पूरी बॉडी हिलती रहती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और ये डिंगा डिंगा कहाँ हुआ है? तो ये है युगांडा में। युगांडा की अब लोकेशन देखो तो युगांडा अगेन इज अ कंट्री विच इज लाइक लैंड लॉक कंट्री। यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी बॉडीज के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करती है। हालांकि एक तरह से लेक्स काफी है यहाँ पर, तो नॉट इन अ वे लैंड लॉक, बट स्टिल अगर युगांडा की बात करें तो कौन कौन सी कंट्री के आसपास है तो यहाँ पर स्थित है युगांडा। ऊपर साउथ सूडान है, नीचे कीनिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा और तंजानिया। आसपास लेक्स बहुत सारी हैं, तो लेक्स याद रखिए, लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, लेक टंगरिका, व्हाइट नाइल इधर से निकलती है। तो कहाँ कहाँ पर आ रही है? तो ये रहा एल्बर्ट नाइल, ये रहा लेक एल्बर्ट जहाँ से आपकी व्हाइट नाइल एल्बर्ट नाइल निकली है। यहाँ आपको लेक विक्टोरिया है, इधर लेक एडवर्ड है, ठीक, ये लेक कवानिया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स जो है, लेक कवानिया कहाँ पर है, लेक एल्बर्ट कहाँ पर है, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है। अगर आप युगांडा की बात करो भाई, लेक विक्टोरिया को तो हमने पढ़ा था कि लेक विक्टोरिया देखो यहाँ देख रहे हो, 3 देशों के बीच में बटी हुई है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया। इनके बीच में आपको लेक विक्टोरिया है, ठीक। लेक विक्टोरिया आपने यहाँ देख ली। अब लेक विक्टोरिया के ऊपर आओ तो यहाँ पर लेक क्योगा है, लेक कवानिया है, यहाँ पर लेक एल्बर्ट है और नीचे आपको लेक एडवर्ड मिलती है। लेक एडवर्ड इज बिटवीन डीआरसी एंड सूडान। यहाँ देख लो, यहाँ क्लियर होगा, डीआरसी एंड सूडान के बीच में है ये रहा लेक एल्बर्ट, ठीक है। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट लेक्स है वो याद रखिए। युगांडा में ये बीमारी का नाम आया तो हमें इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट लेक्स कहाँ से या रिवर्स कहाँ से निकलती हैं। अगर हमने अफ्रीका पहले डिटेल में किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग ईच कंट्री टू यू। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है वो भी हमने डिस्कस किया है। आगे समय मिला तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। बट द पॉइंट इज, युगांडा में लेक एल्बर्ट कहाँ पर है? युगांडा की लोकेशन देखो, इधर आपको लेक एल्बर्ट मिलेगा, यहाँ आपको लेक विक्टोरिया मिल रही है। विक्टोरिया 3 देशों के बीच में है, एल्बर्ट 2 देशों के बीच में है, एडवर्ड 2 देशों के बीच में है, ठीक है। तो एल्बर्ट, एडवर्ड, विक्टोरिया, अंग्रेजों वाले नाम इन्होंने कब्जा कर रखा था इस रीजन पे, तो वहां पर ही ये कंट्रीज का नाम आता है। कहाँ पर युगांडा स्थित है? अगर आप यहाँ से चलोगे तो यहाँ कौन सी कंट्रीज आएंगी अफ्रीका की? ये कौन सी कंट्री है, ये कौन सी? यहाँ बहुत ईजी है लेक विक्टोरिया को पहचानना। ये अगर लेक विक्टोरिया है तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है? ये कीनिया है, ठीक। मैंने बोला 3 देशों के बीच में बटी हुई है, तंजानिया, तो ये आपका युगांडा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो चीजों को। यहाँ रवांडा आ जाएगी। तो वाटर बॉडी भी अगर आप पहचान लो तो आपको चीजों को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। अब एक बार आपको पता लग गया कि ये युगांडा है तो यहाँ पर डीआरसी होगी, बड़ी सी कंट्री, ठीक है। ये आपको पता है टूटा हुआ अलग सा कौन सा है? मेडागास्कर है। इसके सामने कौन सा रीजन होगा? मोजाम्बिक का रीजन होगा। तो इस तरह आप ज्योग्राफी को याद कर सकते हो, चीजों को, जगहों को याद कर सकते हो। ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न। बाकी रेड सी के आसपास क्या हुआ? अमेरिका के फ्लाइट्स ने, जो एयरक्राफ्ट है, उन्होंने कुछ अपने ही फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, अपने ही देश के, तो उसे कहते हैं फ्रेंडली फायर। तो हुआ कहाँ? रेड सी में। तो रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है? क्या आपको याद है कि नहीं याद है? वो नाम आपको याद होने चाहिए। रेड सी कंट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस तरह शुरू करो, जॉर्डन, सूडान, इजिप्ट, ईशा से लेके आप जिबूटी, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, यमन। ये कंट्री बताइए मुझे कौन सी है भाई? ओमान है? कौन सी कंट्री है ये वाली?
तो ये कंट्रीज आपको आई होप याद रहेंगी, कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो न्यूज में है और रिवाइज करते हैं उनको एक साथ। आपको करना यह है कि इस आपको वर्ल्ड मैप की जो आउटलाइन है इस पर आकर जो भी लोकेशन हम डिस्कस करें उसको आइडेंटिफाई करना है, अपने एटलस पे मार्क करना है। पहले शुरू करते हैं 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। पहला, कुछ कंट्रीज के नाम है, इस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर बाल्टिक सी। अब पहली बात तो भाई बाल्टिक सी कहां पर है, हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते भी बाल्टिक कंट्रीज के बारे में। बताइए वो कहां पर है और कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर कर रही है, एस्टोनिया, पोलैंड, बेलारूस और लिथुआनिया। इनमें से कुछ कंट्रीज हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी यूरोप की, तो आई होप आपको याद होगा। मुझे बताइए ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या ऑल 4, जो भी इसका आंसर होगा बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको थोड़ा एक बार फिर देखेंगे आज, बट आई होप आपको चीजें ऑलरेडी पता होंगी। अगर आपको मैं हिंट दूं तो सोचिए बेलारूस कहां पर है। अगला टॉपिक और अगला क्वेश्चन, म्यांमार शेयर्स बॉर्डर्स विद मिजोरम, असम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। The free movement regime was established between India and Myanmar as a part of Treaty of Friendship in 1951. Which of the following is incorrect? Remember, incorrect को पहचानना है, correct को नहीं. The answers are only 1, only 2, all 3 या none. इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो बॉर्डरिंग स्टेट है वो पहले सोचिए कौन से है, क्या अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है या असम बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम नागालैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, और कब ये स्टैब्लिश हुआ था जो फ्री मूवमेंट रिजीम था जिसके अंदर बॉर्डर पे 16 किलोमीटर आ जा सकते थे बिना पासपोर्ट बिना वीजा के, और ये अभी बीच में थोड़ी दिनों के लिए स्थगित किया गया था। तो क्या है इसकी पूरी कहानी, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताइए कमेंट बॉक्स में। ये रहा इंडिया म्यांमार का मैप। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर्स का है। कौन कौन सी कंट्रीज की जो हमारे स्टेट्स हैं इनकी बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार के साथ, उसकी लिस्ट आपको यहाँ दिख रही है। तो आप हिसाब से भी इसको आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा, इतना तो वर्ल्ड मैप आपको देखना ही पड़ेगा। अगला जो बाल्टिक का रीजन है वो ये वाला है, आपको दिख रहा है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। अब बताइए बेलारूस है यहाँ पर या नहीं है, सोचिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आइए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहली चीज जो एक कंट्री है उसका नाम है सोमालिया। सोमालिया में एक यूएन का नया पीस कीपिंग मिशन जाने वाला है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो यूनाइटेड नेशंस को हम जिस तरह जानते हैं, उनकी 2 मेजर बॉडीज हैं, एक यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एक है यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 193 प्लस मेंबर्स हैं, दुनिया भर की कंट्रीज के मेंबर्स हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद, इसमें केवल 15 मेंबर्स होते हैं जिनमें 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स जो P5 हैं वो कभी हटते नहीं, उनके पास वीटो पावर होती है, वो किसी भी रेजोल्यूशन को रोक सकते हैं। P5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको याद होगी। P5 आर यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। भारत भी इसकी पहल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए भारत थ्रू G4 का ग्रुप है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील का, जो कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर एंटर करने की, जिनको एंट्री मिल नहीं रही। तो ये हो गई P5 की बात। पीस कीपिंग मिशन एक भेजा गया कहां पर, सोमालिया में। अफ्रीका में ऑलरेडी बहुत सारा टेररिज्म और कोई दिक्कतें थी, उससे लड़ने के लिए वहां पर एक एंटी टेररिज्म मिशन पहले चलता था। तो अब की बार एक नया यूएनएससी ने रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन का नंबर है 2767। याद रखिए कई रेजोल्यूशन है जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, एक जो लेबनान का है, एक जो पैलेस्टीन का है, फिर एक अभी सोमालिया वाला हो गया 2767। इसके तहत एक नया पीस कीपिंग मिशन होगा जिसका नाम होगा ऑसऑम, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन, ऑसॉम या असम, आप देख लो, ऑसॉम उसी तरह से नाम है इसका। और ये ऑलरेडी जो वहाँ पर है मिशन उसको रिप्लेस करेगा। इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, जिबूटी, युगांडा, कीनिया और बुरुंडी की ट्रूप्स इंक्लूडेड होंगी। कोशिश करेगा सोमालिया में पीस कीपिंग का काम करने का। सोमालिया कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको याद होगा, आई थिंक। नहीं याद तो चलो हम देखते हैं क्या काम है इनका, ये देख लेते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशंस करती क्या है, यूनाइटेड नेशंस इनको भेजती है कंट्रीज में शांति स्थापित करने के लिए। यूएन पीस कीपिंग मिशन यूं ही नहीं चले जाते, उनको जाने के कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं। 3 चीजें होती हैं जिस पर एग्री करना होता है। एक, जितनी पार्टीज हैं उस देश में, जो विवादित पार्टीज है वो सारी एग्री हो, ये इम्पार्शियल रहेगा, और प्लस किसी भी तरह का हथियार इस्तेमाल नहीं करते हैं अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डिफेंस, या फिर जिस चीज़ की रक्षा के लिए भेजा गया, चाहे लोगों की रक्षा हो या किसी ब्रिज की रक्षा हो, तो उसको बचाना हो तभी हथियार चलाएंगे, नहीं तो कभी अटैक किसी पे नहीं करते हैं। इनको ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, सोमालिया की कंट्री। पहले ये देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे लोकेटेड है ये। जरा एक बार लोकेशन को रिवाइज करते हैं सोमालिया की, कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्री है। सोमालिया इज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका
और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसके पड़ोसी देशों को आप देखोगे तो काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इसके ऊपर जिबूटी एक कंट्री है, इसके साइड में एक बड़ी सी लैंडलॉक इथियोपिया है और यहाँ पर कीनिया है। इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। बाकी तो यहाँ पर फिर गल्फ ऑफ एडन आ गया। इस जगह का नाम क्या है? ये जो चोक पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट है बाबल मंदेब, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं। स्वेज कनाल का रास्ता यहीं से निकलता है। यमन, यहाँ पर हौतीस का कब्जा है तो वो रॉकेट अलग फायर करते रहते हैं। यहाँ सोकोत्रा आइलैंड है इस रीजन में, जो हालांकि है एक तरह से जोग्राफिकली सोमालिया के करीब, लेकिन कब्जा इसके ऊपर यमन का रहता है। तो बाबल मंदेब, सोमालिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अब सोमालिया में बहुत से विवाद हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सी पायरेट्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और इसी की वजह से यहाँ बहुत सारा विवाद रहता है, शिप्स को खतरा रहता है। तो इनसे लड़ने के लिए अक्सर यहाँ पर नेवीज के कैंप है कई सारे। जिबूटी में तो बहुत से देशों के कैंप ऑलरेडी हैं, उनकी नेवल बेस है। तो अगर हम सोमालिया की ज्योग्राफी को देखें तो यहाँ बहुत सारे विवाद हैं, पर कई ऐसी जगह हैं जो न्यूज़ में रहती हैं लगातार। जैसे पंटलैंड का नाम आप सुनोगे, आप सोमालीलैंड का नाम सुनोगे। तो पंटलैंड और सोमालीलैंड वो देश हैं जिनको दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं करती। ऑफिशियली अभी भी पार्ट ये पूरा का पूरा रीजन सोमालिया का ही है, लेकिन सोमालिया में बहुत सारी सिविल वॉर चलती रहती है और उसमें इथोपिया वगैरह मदद करते रहते हैं। इथोपिया को चाहिए समुद्र का रास्ता। इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है, तो इसको एक एक्सेस चाहिए था ताकि भाई यहाँ आ सके। ये देखो, ये सोकोत्रा आइलैंड्स हैं, यह जो छोटा सा दिख रहा है, इनको रास्ता चाहिए था। तो यहाँ के जो कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट की कि भाई हमें रास्ता दे दो। तो इथोपिया के साथ मिलकर या इथोपिया के साथ एग्रीमेंट की गई, बोला गया वहीं से यहाँ से एक रास्ता निकलेगा जिसके थ्रू आप सीधा पहुंच सकते हो समुद्र में। तो यहाँ पर सोमालीलैंड इधर का हिस्सा बन जाएगा, ये पंटलैंड कहलाएगा। पंटलैंड, सोमालीलैंड का जिक्र जब आता है तो वो भी सोमालिया के पास वाला रीजन है। इधर है सोमालीलैंड, यहाँ है पंटलैंड, नीचे है सोमालिया। यानी जो अभी डिस्प्यूट है उसमें इन नामों का जिक्र अगर आए तो किससे जुड़ा हुआ है? सोमालिया से जुड़ा हुआ है। किस लिए जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये जो इनके सिविल वॉर में अलग अलग टुकड़े जो होने वाले हैं उस तरह की स्थिति बन रही है, इसी को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर असोम नाम का एक ग्रुप पहुंचने वाला है। अब असोम क्या है? असोम है जो यूएनएससी का नया पीस कीपिंग मिशन होगा, यूएन का नया पीस कीपिंग मिशन है, वो जाएगा स्टेबलाइजेशन के लिए सोमालिया में। ठीक है, अब हमने समझ लिया कहाँ कहाँ पर इसके आसपास कौन सी कंट्री, की राजधानी मोगोदिशु है। माउंटेन्स कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है, गोलिस और सवाना ग्रासलैंड यहाँ पर है। बजूनी आइलैंड और सोकोत्रा आर्कीपेलागो दो यहाँ इंपॉर्टेंट है। सोकोत्रा जैसे मैंने बोला इसके ऊपर कब्जा यमन का ही है। सोकोत्रा और बजूनी दो आसपास इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इसके बाद बात आती है दुनिया के सबसे बड़े डैम पे जो बन रहा है ब्रह्मपुत्रा पे, और जिसको बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। कहाँ बन रहा है ये? यारलंग ज़ेंगपो के ऊपर। यारलंग ज़ेंगपो नाम है ब्रह्मपुत्रा का। जब वो इंडिया में एंटर नहीं करती उससे पहले तिब्बत में उसे यारलंग ज़ेंगपो कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। इससे ऑलरेडी चाइना बहुत सारे डैम्स बिल्ड कर रहा है जिससे इंडिया के आसपास पानी की कमी हो सकती है। और ज़ेंगमू डैम एक फेमस डैम ऑलरेडी ये बना चुके हैं। अब देखो यहाँ ग्रेट बेंड आता है, इसके आसपास ये और ज़्यादा कई सारे डैम्स बिल्ड करना चाहते हैं जिससे कि भारत में पानी की भारी कमी हो सकती है। याद रखिए चाइना एक अपर रिपरन कंट्री है, यहीं से रिवर बहकर इंडिया आती है, फिर नीचे बांग्लादेश जाती है। तो इन दोनों देशों को, बांग्लादेश और इंडिया को, पानी की कमी झेलनी पड़ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, अगला टॉपिक एक और है यूएन के ही फोर्सेस के बारे में। यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, यहाँ पर इंडिया के भी सोल्जर्स गए हैं। उनमें से जो ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको ट्रिब्यूट्स दिए गए जो यहाँ पर सर्व कर रहे थे। किस जगह पे? यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कहाँ पर है? तो गोलन हाइट्स के ऊपर है। गोलन हाइट्स अगेन एक ऐसी जगह है जो बार बार न्यूज़ में रहती है। ये वो जगह है जो सीरिया का हिस्सा हुआ करती थी, जिसके ऊपर इजराइल का कब्जा है। वहाँ पर जो अभी डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्सेस है उसमें इंडियन ट्रूप्स भी जाती हैं, तो उनको लीड कर रहे थे अमिताभ झा। उनकी डेथ वहाँ पर हो गई है। तो वो वहाँ पर एक्टिव फोर्स कमांडर थे UNDOF के, और सीरियन गवर्नमेंट की गिरने के बाद जो वो वहाँ से निकले उसके बाद वो वहाँ पे एक्टिंग फोर्स पर जो कमांडर थे वो थे, तो वहाँ वो सर्व कर रहे थे। तो पहली बात कि क्या है UN डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, कहाँ काम करती है? तो ये ऑपरेट करती है गोलन हाइट्स में। गोलन हाइट्स सीरिया और इजराइल के बॉर्डर के ऊपर है, जिसके ऊपर कब्जा इजराइल का है, जहाँ बहुत सारे संसाधन है। रिवर्स की बात की जाए, आप वाटर कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ से एग्रीकल्चर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। था ऑफिशियली सीरिया का कब्जा इसके ऊपर इजराइल ने कर रखा है। ये 1974 में स्टैब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन 350 के तहत, जिसका काम था इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध को कम करना। और इन्होंने एक वहाँ पर बफर जोन बनाया था कि भाई इसके ऊपर तो UN की फोर्सेज रहेंगी ताकि सीरिया और इजराइल का विवाद ना हो सके। तो और इंश्योर ये भी करना था कि सीरिया इजराइल के बीच में सीज फायर की एग्रीमेंट होती रहे। अभी HTS ने, हमने कवर डिटेल में किया था, HTS ने कवर कर लिया इस पूरे रीजन को जो बॉर्डर करता है इस रीजन के आसपास। यानी सीरिया में असद की सरकार हार चुकी है और यहाँ पर HTS का कब्जा हो चुका है। अब HTS के कब्जे में आने के बाद चीज़ें थोड़ी और लाइमलाइट में आई हैं। तो गोलन हाइट्स का नाम याद रखिए। ये जो UNDOF है, इसका हर 6 महीने के बाद मैंडेट रिन्यू किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैंप फॉर सीरिया में।
इसको अलग से यूएन जनरल असेंबली हर साल फंड देती है। इंडिया टॉप 3 ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है जो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। अगर आप देखें गोलन हाइट्स की लोकेशन, तो ये गोलन हाइट्स हैं, ये इजराइल, ये सीरिया, इस इलाके के ऊपर जो ओरिजिनली चाहिए था सीरिया का, लेकिन है अभी इजराइल के कब्जे में। ये सी ऑफ गैलिली और यहीं से रिवर बहती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है सी रिवर ऑफ जॉर्डन। तो ये देखो यहाँ रिवर ऑफ जॉर्डन के ऊपर आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो, इस हिस्से में पानी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हो, और उसके लिए ही इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर माउंट हॉर्मन है और नीचे आप इस इलाके को देखिए तो ये पूरा इलाका इजराइल के कब्जे में है। यहाँ पर अभी यूएन की फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। तो ये हो गई कहानी गोलन हाइट्स की। हमने इसको पहले भी डिटेल में किया है, कहाँ इजराइल है, कहाँ वेस्ट बैंक है, कहाँ गोलन हाइट्स है। आई विल नॉट गो इन डिटेल, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है पहले कई बार। अगर आप देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो ही गया होगा गोलन हाइट्स कहाँ पर है। इजराइल में, ये देखिए इजराइल के ठीक ऊपर सीरिया के बॉर्डर के साथ ये रहा इजराइल। यहाँ बाउंड्री जहाँ लगती है, असल में बाउंड्री यहाँ लगनी चाहिए, लेकिन ये हिस्सा जो है गोलन हाइट्स का वो कब्जे में है किसके, इजराइल के। तो हमने समझा किस चीज़ के बारे में, किसकी लोकेशन के बारे में, और UNDOF के बारे में, यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूपक न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ है? ये प्रोजेक्ट असल में बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया और रशिया के जॉइंट कोऑपरेशन की वजह से। जो एक एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो डेवलप किया जा रहा था पद्मा रिवर के किनारे, इसको IAEA का सपोर्ट भी प्राप्त है। एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट प्रोजेक्ट है, यानी कोई बम बनाने वाला नहीं, बिजली बनाने के लिए पैदा किया जा रहा था। तो ये जो इसमें NPCIL है इंडिया की, ये इसको लीड कर रही है। हालांकि इंडिया क्योंकि डायरेक्टली NSG का मेंबर नहीं है, तो वो डायरेक्ट रिएक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, इसलिए रशिया के साथ मिलकर यहाँ किया जा रहा है। तो ये रूपर एटॉमिक प्लांट में हुआ ये कि बांग्लादेश की करप्शन, एंटी करप्शन कमेटी जो एक कमीशन है, उसका विवाद चला शुरू हो गया है, लेकिन वो विवाद इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, वो रशिया के रुस्तैम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक विवाद है जो रूपर एटॉमिक पावर प्लांट के ऊपर चल रहा है, और खासतौर पे अभी जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी तो उसके बाद इंडिया इसके ऊपर काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पद्मा रिवर के किनारे। तो रूपर का नाम जब आए तो वो कहाँ पर है? इट्स इन बांग्लादेश। इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है जो यहाँ पर काम कर रहा है। अब जब से सैंक्शन लगा तो जो सामान इसका था पहुंच ही नहीं पा रहा था बांग्लादेश, सैंक्शन की वजह से वो चीज़ें वहाँ पहुंच नहीं पा रही थी। $13 बिलियन की कॉस्ट है इसकी ऑलमोस्ट। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया रशिया मिल के बांग्लादेश में कर रहे हैं। अब जो बांग्लादेश की स्थिति बन रही है आगे क्या होगा वो सोचने वाली बात है, बट लेट्स सी, कुछ अच्छे क्यूबिन हम कर सकते हैं। तो आपको एटॉमिक पावर प्लांट का नाम क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है, रूपुर कहाँ पर है, किसके साथ हो रहा है, ये पता होना चाहिए। अगला नाम आता है लेसोथो। लेसोथो को भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है, 1000 मेट्रिक टन ऑफ चावल पहुंचाया है। अब लेसोथो कहाँ पर है? ऐसी कंट्री है जो एक देश के अंदर बैठी हुई कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक कंट्री है, लैंड रॉक कंट्री अंडर साउथ अफ्रीका, उसका नाम ही लेसोथो है। असल में साउथ अफ्रीका के अंदर 2 देश हैं छोटे छोटे। तो ये रीजन जो है कहाँ पर लोकेटेड है वो देखते हैं। लेसोथो हम आप उतना पढ़ते भी नहीं हिस्ट्री में क्योंकि छोटी सी कंट्री है, तो हमें कंसर्न में नहीं रहती। ये रहा लेसोथो, देखो यहाँ मसेरो की कैपिटल, ये लेसोथो है। अब ये इकलौती कंट्री नहीं है, साउथ अफ्रीका के अंदर एक और ऐसी कंट्री है, दूसरी कंट्री जो आप एस्वातिनी देख रहे हो, जिसका नाम अभी 2018 में बदल के स्वाजीलैंड हो गया। तो कई जगह आपको दिखेगा स्वाजीलैंड, ठीक है, और कई जगह आपको दिखेगा दूसरा नाम। तो ये है स्वाजीलैंड, जिसकी बाउंड्री साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से लगती है। तो कंप्लीटली अगर आप देखो तो एक तरह से है ये असल में साउथ अफ्रीका के अंदर ही सिचुएटेड, लेकिन लेसोथो टेक्निकली मोर इज लाइक कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री जो कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये रही लेसोथो विद इन साउथ अफ्रीका, और यहीं पर भारत ने चावल पहुंचाया, काफ़ी गरीब स्थिति इस देश की है। और दूसरी एस्वातिनी, या जिसको आप कह सकते हो स्वाजीलैंड, जो इसका नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, स्वाजीलैंड एंड एस्वातिनी इज द सेम नेम कंट्री, और ये लेसोथो 2, ठीक है। इसको इंडिया ने राइस पहुंचाया। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर की, जहां पर फ्री मूवमेंट रिजीम FMR था। MHA ने कहा था कि भाई ये बंद किया जाएगा आप, लेकिन अब इसको लेकर एक नया प्रोटोकॉल साइन हो रहा है कि 10 किलोमीटर के आसपास जो लोग रहते हैं वो इस बॉर्डर में कैसे मूव कर पाए उसको लेकर। 1643 किलोमीटर लंबी इस बॉर्डर पर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम के साथ इंडिया म्यांमार का बॉर्डर शेयर होता है, असम के साथ नहीं होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया वहाँ असम नहीं होगा, वहाँ मेघालय नहीं होगा। आपको इतना याद रखना है कि किस राज्य की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, किसकी म्यांमार के साथ लगती है। अगर आप म्यांमार की बात करो तो शुरू से आते हैं, भूटान के बाद आप आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम। इन कंट्रीज की बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार के साथ। तो 10 किलोमीटर को लेकर एक नया प्रोटोकॉल आने वाला है जाके लोग आसपास आ जा सके। तो अगर आपको बाउंड्री का पता हो तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये लिस्ट ऑफ स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। यहाँ पे असम राइफल बॉर्डर को गार्ड करती है,
जैसे कहीं पे BSF है, कहीं SSB है, कहीं पर असम राइफल्स है। तो ये हो गई कहानी इंडिया में हमारे बॉर्डर की। और अब फ्री मूवमेंट रिजीम के बाद कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया ऐसा प्रोटोकॉल निकालने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हो जो आपने पढ़ा था। अगला टॉपिक है हवाई के किलियो वॉल्केनो के बारे में। किलियो वॉल्केनो हवाई में है, जो विस्फोटक है, दुनिया में सबसे एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। अगेन उसने इरप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो हवाई कहाँ पर है, ये किलावा जो वॉल्केनोस है वो कहाँ पर है? तो किलोवा माउंट जो वॉल्केनो है वो हवाई में है। हवाई इज इन अमेरिका। अगर आप लोकेशन को देखो तो आपको दिखेगा ये रहा वो रीजन हवाई का। हवाई कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में? देखो यहाँ अमेरिका के बिल्कुल दूर, यहाँ होनोलुलु के पास एक छोटा सा आइलैंड है हवाई का, हवाईयन आइलैंड इन्हें कहते हैं। इन पर लोकेटेड है ये वोल्केनो, किलावा वोल्केनो। ठीक है, ये होगा इसकी कहानी। आई होप क्लियर है। ठीक है, फिर अब एक बात करते हैं बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी यहाँ पर लोकेटेड है। बाल्टिक सी में के आसपास की कंट्रीज देखो, इस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, ये तीनों काफ़ी प्रचलित नाम है। लेकिन एक छोटी सी रशियन टेरिटरी भी यहाँ पर है कलिंगराड के आसपास। ये मेजर कंट्रीज की बाउंड्री टच होती है। फ्रॉम गल्फ ऑफ फिनलैंड से आप निकलो तो यहाँ तक आप पहुँचते हो। ठीक है, तो ये कंट्रीज इस साइड वाली जो है कम से कम यूरोप की आपको याद होनी चाहिए। तो बाल्टिक सी वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओ, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था कि आपको ये पता हो। ठीक है, ये हो गई ये कहानी, जो ये आउटलाइन है। यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं कौन सी लोकेशन कहाँ पर है। बाकी आपको अगर इसका PDF चाहिए कंटेंट का, तो आप नीचे एक लिंक है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप PWOnlyIAS ऑफिशियल। इसको जो स्कैन करके वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को लेते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PWOnlyIAS एंड हैव अ नाइस डे।